मेरे ये व्यक्तिगत विचार हैं, मुझे लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं लगता है। मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, मेरे भी व्यक्तिगत विचार यही हैं कि मैं लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करती। जब दूसरा व्यक्ति सेपरेट होने का डिसीजन लेता है तो पहला व्यक्ति टूट जाता है जो इमोशनल होता है, और उस दूसरे को रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता। दैट पर्सन वॉज द सिंगल चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट, और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। 24 साल का लड़का, फांसी लगा लिया उसने। अब देखिए, महिला बोल रही है कि मैं लिव इन में थी, हम लोग साथ में रहते थे, पति ने मेरे कुछ ऐसे वीडियो बना लिए। अब ये मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बता रही हूँ। बिना पैसे के भी प्यार होता है ये बोले कि नहीं, प्यार से पेट नहीं भरता है। आपको प्यार से पेट नहीं भरता है, सुंदरता से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, खुश रहने के लिए आपको इज्जत सम्मान चाहिए। यहाँ हम एक लर्निंग ले सकते हैं और लोगों को दे भी सकते हैं कि आपका प्यार, आपका रिश्ता, चाहे वो लिव इन में ही हो, यदि आपको मजबूती नहीं दे रहा है, यदि आपको स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है, तो वो रिश्ता सही नहीं है। और एक तो बड़ा ऐसा केस है जिसमें जिस महिला के साथ रिलेशन में है उसी महिला के साथ उसका पति भी रिलेशन में। ओह गॉड, ऐसे बहुत सारे, मतलब इतनी कहानियां हैं मनीषा जी। जैसे जैसे हम अंदर घुसते हैं ना, तो हमें जब सोसाइटी का बिल्कुल अलग सी पिक्चर दिखती है ना, तो हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या बोलें। इन रिश्तों को हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहें, इन रिश्तों को हम लिव इन रिलेशन कहें, इन रिश्तों को हम व्यभिचार कहें, इन रिश्तों को हम केवल फिजिकल संतुष्ट होने का एक टूल समझें, है क्या? लिव इन रिलेशनशिप में जो संबंध बनते हैं, चूंकि वो सहमति से बनते हैं, तो वो आपके डोमेस्टिक वायलेंस तो हो सकते हैं, बट वो रेप में कन्वर्ट नहीं होते हैं। नमस्कार साथियों, एक बड़ा ही खूबसूरत गाना है, आपने सुना होगा। माई नी माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगिन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा। जहाँ कहीं भी सेलिब्रेशन की बात होती है, उत्सव की बात होती है और लगता है बहुत सारे लोग मिलेंगे, हमारे सब अपने प्यारे रिश्तेदार मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, कजन्स मिलेंगे और हम खूब मस्ती करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया की शादी है, क्योंकि बुआ की शादी है, क्योंकि चाचा के बेटे की शादी है। शादियाँ शादियाँ और शादियाँ, शादी से बड़ा उत्सव हमारे भारत में तो शायद ही कोई और होगा। आप भी बहुत बार बहुत सी शादियों का हिस्सा बने होंगे, लेकिन हम जिस शादी की बात करते हैं वहाँ फैमिलीज होती हैं, रिलेटिव्स होते हैं, पंडित होता है जो मंत्र पढ़ता है, संस्कार होते हैं, 7 जन्मों का बंधन मानते हैं और वचन होते हैं जिन्हें निभाना होता है। लेकिन आज हम जिस ज़माने में हैं, रोज नए परिवर्तन आ रहे हैं। एक नया सिस्टम यहाँ आ गया है जहाँ न शादी होती है, ना पंडित होता है, ना रिश्तेदार होते हैं, ना कोई संस्कार होते हैं और ना कोई वचन होते हैं। तो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और साथ रहने लग जाते हैं बिना किसी बंधन के। उनकी आपस में क्या ट्यूनिंग होती है, बस वो ही एक दायरा होता है जो उन्होंने साथ रहने के लिए तय किया होता है। इसे कहते हैं लिव इन। आज हम बात करेंगे इसी लिव इन के मुद्दे पर। लिव इन क्या है, लिव इन क्यों है, लिव इन कितना अच्छा है, लिव इन अच्छा क्यों नहीं है, इससे हमारे समाज को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इसका कानूनी पक्ष क्या है, और ये सारी बातें हम करने वाले हैं वंचना सिंह परिहार से, जो कि आज की हमारी पॉडकास्ट की साथी हैं और आप वुमेन एम्पावरमेंट ऑफिसर हैं, महिला सशक्तिकरण अधिकारी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ महिलाओं की बात करेंगे। हम समझते हैं कि जो हमारी बच्चियां हैं वो भी आज बराबरी से सिर चढ़ के बोल रही हैं। जितनी गलतियां लड़के कर रहे हैं उतनी ही गलतियां लड़कियां भी कर रही हैं। लेकिन जानेंगे केस दर केस, क्योंकि करीबन 100 से ज़्यादा केसेस लिव इन के वंचना जी ने डील किए हैं। हम उन केसेस के द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे कि परिस्थितियाँ कैसी हैं, नुकसान में कौन है, और क्या हम सभ्य होने के बजाय असभ्य होने की ओर जा रहे हैं। ये सब बातें करेंगे अलग अलग केसेस के द्वारा, अलग अलग लोगों के साथ हुई
घटनाओं, दुर्घटनाओं के द्वारा। तो वंचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और जो आपने केसेस डील किए हैं, आप समझती होंगी कई बार आप बहुत इमोशनल हो जाती होंगी, कई बार आपको लगता होगा ये गलत कर रहा है, कई बार आपको लगता होगा लड़की गलत कर रही है, तो बड़ी मुश्किल होती होगी चीज़ों को समझने में। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपके अनुसार लिव इन को हम कैसे समझें? सभी को नमस्कार। आप ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब हम केस डिस्कस करते हैं या देख रहे होते हैं तो बहुत अंदर से लगता है कि हम किस जगह पर खड़े हैं, किसकी गलती है, किसकी नहीं है, यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल रहता है। उसी आधार पर जो मेरे अनुभव है, मैं अभी कानूनी बात के साथ साथ और अनुभव के आधार, दोनों के आधार पर बताऊंगी कि जो लिव इन रिलेशन है उस पे हम किस चीज़ों को, किस प्रकार के रिश्ते को समाहित कर रहे हैं। हमारा भारत जो है बहुत ही सभी धर्मों के साथ रहने वाला है, लेकिन सभी धर्मों में विवाह जैसी, परिवार जैसी एक संस्था विद्यमान है। हम किसी भी समुदाय विशेष में हम बात करें, किसी भी समुदाय विशेष में लिव इन रिलेशन को सामाजिक और नैतिक दृष्टि से मान्यता नहीं दी गई है। और न सिर्फ समुदाय विशेष, हम पूरी दुनिया की बात करें तो यदि शादियां ज़रूरी नहीं होती तो हो सकता है कुछ देश ऐसे हो गए होते जिन्होंने मना कर दिया होता कि शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है, या कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हो गई होती जहाँ पे शादियाँ होती ही नहीं। लेकिन यदि हम देखते हैं पूरी दुनिया में, चाहे हम देखें कि बहुत खुलापन अगर समाज में है तब भी शादियाँ होती हैं, बाकायदा वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, शादियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। और यदि आपको शादी में से बाहर निकलना है तो आपको कोर्ट जाके तलाक के लिए अप्लाई करना होता है। कोर्ट दोनों तरफ की बातें सुनता है और फिर एक सिस्टम से वो अलग होते हैं। मेरा ऐसे मानना है कि ये सिस्टम इसलिए है कि समाज में व्यवस्थाएं बनी रहें, वरना तो आज मेरा मन हुआ तो मैं आपके साथ रहने लगी, कुछ दिनों बाद मेरा मन भर गया तो मैं किसी और के साथ रहने लगी, फिर किसी और के साथ, क्योंकि अगर कोई बंधन नहीं है तो मैं कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ रह सकती हूँ। किसी से भी मेरे रिश्ते वैसे हो सकते हैं जैसे विवाह के बाद होना चाहिए। और इसमें जो बच्चे हैं उनका क्या भविष्य है, सोच के भी बहुत डर लगता है। नहीं, यहाँ पर भविष्य जो है, इसीलिए शायद जो आप पे का प्रश्न है और चिंता है, इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए शायद भारत में भी लिव इन रिलेशन को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अगर हम बात करें लिव इन रिलेशन के लिए कि सामाजिक नैतिक मान्यता, तो नो डाउट हम इस आधुनिक व्यवस्था के द्वारा कहीं ना कहीं हम अपने बर्बर सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप, चूंकि आपने बात करी है विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं की, तो अगर हम इनकी बात करते हैं कि विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं का उदय कब हुआ, तो हम जब बात पुराने बिल्कुल प्राचीन बर्बर सोसाइटी में जाते हैं, हमारी सिविलाइजेशन पे, चाहे वो वर्ल्ड की हो चाहे इंडिया की हो, कहीं पे भी जब हम सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग में जाते हैं तब हम देखते हैं कि वहां पर सब कुछ समान था। वहां पे किसी का कोई भी परिवार नहीं था, किसी के कोई बच्चे नहीं थे, जिसका जिससे के साथ संबंध बनाने का मन होता था संबंध बनते थे। जैसे कि आज हमारा एनिमल है कि उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनका जिसके साथ जो मन होता है वो जिसके साथ संबंध बनाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो किसके माता पिता, माता को तो व्यक्ति हर कोई जानता है कि माता यही है, बट पिता के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। पहले भी जो हमारा बर्बर सिविलाइजेशन था उसमें ऐसा ही था, आदिम सभ्यता हमारी ऐसे ही थी। बट जब हम सिविलाइजेशन का विकास देखते हैं, हम उसका उद्विकास देखते हैं, तब हम वहां पे देखते हैं कि किस प्रकार से परिवार जैसी संस्था बनी। क्योंकि लोग कहते हैं कि पहले विवाह बना या परिवार बना। बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट, मैं कहती हूं कि पहले परिवार बना, उस परिवार को संरक्षण देने के लिए विवाह जैसी संस्था आई। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जब संबंध बनते हैं तो माँ का तो निश्चित होता है कि ये है क्योंकि उसके ही गर्भ से बच्चा बाहर आ रहा है, लेकिन उसके गर्भ में किसका बच्चा है ये नहीं पता चल पाएगा यदि एक महिला एक ही ड्यूरेशन में बहुत सारे लोगों के साथ संबंध में है।
और सिविलाइज सोसाइटी में ये जरूरी है कि बच्चे के माता पिता का पता होना भी जरूरी है आगे आगे जीवन को बढ़ाने हाँ, के लिए। तो यही चीजें हमारे जो समाज था हमारा, उस समाज में जब लड़कों के मन में, पुरुषों के मन में अपनी फीलिंग आने लग गई कि नहीं, मेरा भी बच्चा होना चाहिए, मेरे नाम से होना चाहिए, तो उन्होंने महिलाओं को कहा कि नहीं, इस ड्यूरेशन तक तुम केवल मेरे साथ रहोगी। और शुरुआत में तो खैर बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसके लिए अपन अभी वो समय नहीं है कि पहले वो कहते थे कि जो सबसे पहले अपने, जो आजकल भी कुछ ट्राइबल सोसाइटीज में होता है कि पहले वो लोग जो अपने होने वाले बच्चों के लिए पहले बोल दे कि ये मेरा बच्चा होगा, तो वो बच्चा उससे पिता के लिए होने लगा। लेकिन धीरे धीरे फिर बच्चे के लिए अपनापन वाली फीलिंग आने लगी कि नहीं, वो धीरे धीरे उद्विकास की जो चरण थे, तो वो बोले नहीं, अब 1 साल, चूंकि 9 महीने का गर्भ होता है, तो ये डिसाइड हुआ कि नहीं, महिला 1 साल तक मेरे साथ रहेगी ताकि वो बच्चा मेरा है, ये डिसाइडेड रहेगा। फिर धीरे धीरे अब बच्चा हो गया है, केयर करना है, तो महिला जिस समय गर्भावस्था में है या डिलीवरी हो रही है, धात्री अवस्था में है, बच्चे की केयर करना है, तो जो पुरुष होता था, जो बच्चे को अपना नाम देता था, वो महिला की संरक्षण करने की बात आई। फिर धीरे धीरे थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट होने लगा, तो फिर ये हो रहा नहीं, ये पत्नी, ये जो महिला है, ये केवल मेरी है। तो ये हुआ कि अगर केवल मेरी है तो इसके लिए भी कोई संस्था होनी चाहिए। हाँ। तो परिवार के साथ विवाह जैसी संस्था का विकास हुआ। फिर धीरे धीरे सिविलाइज होता हुआ समाज ये हुआ कि नहीं, अब हम एक निश्चित संबंधों में रहेंगे, और उस तरह से विवाह, परिवार और नातेदारी जैसी व्यवस्था हमारे समाज में डेवलप हो गई, जो कि बहुत अच्छे से चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं और पहले से चल रही थी जो हमारा समाज है। अब वर्तमान में इस हमारी एस्टैब्लिश्ड व्यवस्था के सामने चुनौती आ गई लिव इन रिलेशंस। मैं इसको चुनौती के रूप में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस परिवार और विवाह की आपने बात करी कि ये उत्सव है, हमारे पूरे विश्व में, हम भारत की बस बात नहीं करते, हमारा पूरा विश्व जो है इस यूनिवर्सल जो इंस्टीट्यूशन है उसको मानता है एग्जिस्टिंग। वो भले ही एक डिवोर्स के बाद दूसरा मैरिज करें, बट वो कर लेते हैं। और अगर वो सिंगल भी हैं तो सिंगल पेरेंट, एज अ सिंगल पेरेंट वो परिवार को लेकर चलते हैं, फैमिली में रहते हैं। वो ये नहीं रहता कि किसी को कहीं भी छोड़ दें। तो वो जो परिस्थिति है, मैं आपको एक विदेश का एक मतलब वाक्य बताती हूँ। मेरे एक सीनियर सोशोलॉजिस्ट हैं, बहुत मतलब उनका नाम है, अभी तो वर्तमान में वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो जब बीइंग अ सोशोलॉजिस्ट जाते थे इंटरनेशनली, उनके साथ उनकी वाइफ भी जाती थी, और अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चे नहीं थे, तो वाइफ सदैव उनके साथ रहती थी। अब आप सोचिए, ये हमारी भारतीय सोसाइटी है जहाँ पर लोग कहते हैं कि आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए आपको पुत्र का होना आवश्यक है, संतति का होना आवश्यक है। फिर भी उनके संतति नहीं थी, बट पति पत्नी वो जीवन भर साथ रहे हैं, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, जिंदगी भर साथ रहे। तो जब वो फॉरेन गए तो वहाँ पे बहुत सारे वाइफ्स, सभी की लेडी वाइफ्स वहाँ पर थी। तो जब वो आपस में बात कर रही थी, उस जमाने की बात है जब भारत में वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ पर सभी के कॉरिडोर में एक वॉशिंग मशीन रखी थी। जब प्रोफेसर की वाइफ बाहर जाती हैं तो उनसे सब वहाँ के फॉरेनर पूछती हैं कि विच नंबर ऑफ वाइफ यू आर, तो शी सेड विच नंबर, व्हाट, आई एम फर्स्ट एंड लास्ट। तो जो फॉरेनर वाइफ है वो बोलती है ओके, फर्स्ट यू कैन से, बट हाउ कुड यू से दैट यू आर द लास्ट। तो बोलती है आई एम इंडियन वाइफ, एंड हमारे यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट ही होता है, हमारे यहाँ सीरियल नहीं होते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ 1980s की स्टोरी है। तो ये तो हमारे देश में विवाह की और इस परिवार की मान्यता होती है कि हम फर्स्ट एंड लास्ट लेकर चलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं, सोच बदल रही हैं। अभी अगर हमारा किसी के साथ, जो आपने बोला कि हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि अगर किसी के साथ हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, हम 2 व्यक्ति हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, तो हमारे कानूनों में यह व्यवस्था की गई है कि हम विवाह विच्छेद किया जा सकता है। एक प्रॉपर चैनल है, उसके आधार पर, उसमें भी चूंकि हमारे यहाँ परिवार और विवाह भावनात्मक माने जाते हैं, तो कोर्ट भी, माननीय न्यायालय भी समय देता है पुनर्विचार का, मीडिएशन करवाता है कि देख लो तुम ईगो में, गुस्से में, किसी छोटी मोटी ना समझ में तो कहीं अलग नहीं होने जा रहे हो, कि जिंदगी भर समझाओ। कैसे भी चाहते हैं हाँ, कि ये संस्था बनी रहे। तो फिर वहां पर आता है, तब जाके सेपरेट होते हैं।
लेकिन समय के साथ साथ ये जो वेस्टर्नाइजेशन हमारे इंडिया में आया, मैं इसको आधुनिकता बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि आधुनिकता का मतलब है सकारात्मक विचारों को ग्रहण करना। बिल्कुल नकारात्मक विचारों को ग्रहण करना, प्लीज जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इसको कोई इन जनरल अपने राइट्स को लेकर ना बोले कि आप कैसे बोल सकती हैं। मेरे ये व्यक्तिगत विचार हैं, मुझे लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं लगता है। मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, मेरे भी व्यक्तिगत विचार यही हैं कि मैं लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करती। तो किसी भी प्रकार से कोई कानूनी आक्षेप ना लगाए। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब बहुत सीधा सा है, जो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने मान्यता देते हुए बोला है। उन्होंने कहा है कि कोई भी दो वयस्क व्यक्ति, लड़के और लड़की, एक दूसरे के साथ विवाह जैसे संबंधों में रह सकते हैं। विवाह जैसे संबंध मतलब आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं, भावनात्मक संबंध, सामाजिक संबंध, जैसे भी संबंध आपको बनाना है, आप एक छत के नीचे पति पत्नी जैसे संबंधों में रह सकते हैं। मतलब आप पति पत्नी नहीं है, बट पति पत्नी जैसे संबंधों। वंचना जी, कानून ने भले ही कह दिया कि आपको मान्यता दी जाती है, पर आपने भी शायद ही कहीं देखा हो, या मेरे भी देखने में ऐसे नहीं आता कि हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ कोई ऐसा कपल है जिसके बारे में सबको पता है कि ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। बहुत कॉमन नहीं है, शायद बड़े बड़े शहरों के कुछ एरिया में ये बात हो सकती है, बट हमारे समाज में ऐसे नहीं होता है। हम आसपास देखते हैं तो ये इंजीनियर है, ये है, ये है, और सब मैरिड हैं, इनके 2 बच्चे हैं, इनका 1 बच्चा है, ये अनमैरिड है, इनके दादा साहब साथ रहते हैं। या हम ऐसे कपल्स देखने में बहुत कम आते हैं जिनके बारे में सबको पता हो कि वो लिव इन कपल है। मैम, इसी चीज के लिए मैं आपको अभी मतलब विद इन लास्ट 1 मंथ की एक स्टोरी बताती हूँ। एक सिटी है, मैं ज्यादा उजागर नहीं करूंगी क्योंकि वो पेपर में काफी आया है, किसी की गोपनीयता भंग ना हो। एक सिटी में एक लड़का और एक लड़की एक साथ भाई बहन बन के रह रहे हैं, ठीक है। लड़की, अब मैं यहीं पर वो भी चीज बताना चाहूंगी कि लड़की ने ये गलती करी, लड़की को ये गलती नहीं करना चाहिए। लड़की के पिता का नाम लड़के ने अपने आधार कार्ड में एडिट करवा दिया, क्योंकि आधार कार्ड लगता है किराए से घर लेने के लिए, और क्योंकि आपको दिखाना था कि आप भाई बहन हो। तो भाई बहन के रूप में किराए से फ्लैट लेते हैं और साथ में रह रहे हैं। 2 महीने जब किराया नहीं पहुंचा, तो चूंकि लड़की ने अपने फादर का नंबर अपने ऑनर को दिया था, तो जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने उसके फादर को फोन लगाया कि सर, आपके दोनों बच्चे जो रह रहे हैं उन्होंने 2 महीने से रेंट नहीं दिया है। तो उनके फादर शॉक्ड हो गए, कहते हैं 2 बच्चे, लेकिन इतने समझदार व्यक्ति। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, 2 दिन में मैं आपके से मिलता हूँ और मैं आपको 2 महीने का रेंट भी पे कर दूंगा, आप बच्चों को डिस्टर्ब मत करना। फादर पहुंचते हैं, यू वोंट बिलीव कि मतलब मुझे बोलने में भी बड़ा अजीब लग रहा है कि उस फ्लैट में लड़के लड़कियां एक लड़का और एक लड़की रह रहे हैं। उनके यहाँ कार्टन भर के कंडोम के पैकेट मिल रहे हैं, और जो यूज्ड एंड अनयूज्ड बोथ टाइप। और वहां पर लोगों को पता है कि दे आर रियल ब्रदर सिस्टर। तो अब इसका एक नुकसान ये है कि अगर कहीं पे सच में भी बराबरी के भाई बहन साथ रहेंगे तो उनको भी ये साबित करना पड़ेगा। साबित क्या? और दूसरी बात, जो रिश्ता झूठ से शुरू हुआ है उसका सर्वाइवल कितना होगा? तो मैम, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप भाई बहन के रूप में दुनिया के सामने रह रहे हो, तो आप भले ही लिव इन में रह रहे हो, लिव इन रिलेशन में रहने के लिए जो कानून आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आप उस प्रोटेक्शन के हकदार भी नहीं हो। और कानून के प्रोटेक्शन तक तो वंचना जी हम बाद में जाएंगे। आप सुबह उठ के जब आप मुंह धोते होंगे तो कांच में अपने को नहीं देखते होंगे क्या? देखिए, एक तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो नो डाउट वो कांच में खुद को नहीं देखता इस तरह की बातें करते हुए। अगर वो देख रहा होता तो करता ही नहीं। तो अगर वो कर रहा है, इतनी डेयरिंग रख रहा है, इट मीन्स उसको वो चीज बुरी नहीं लग रही है। और जिस व्यक्ति को जो चीज बुरी नहीं लगती है उस बारे में वो सोचता भी नहीं है। और आज हमारी सोसाइटी इसी तरफ आ चुकी है कि हम देखिए, अपवाद स्वरूप हम लोगों को पहले भी सुनने में आता था कि अरे 2 भाई बहन थे, उनके बीच में ऐसे रिलेशन मिले,
ठीक है, अपवाद स्वरूप सुनने में आता था। बट चूंकि आजकल लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिलने के बाद भी हमारे यहाँ सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। अगर एक कपल जाता है फ्लैट रेंट पे लेने तो उसको फ्लैट रेंट पे नहीं मिलेगा। मैं और आप भी, हम इतने पढ़े लिखे, खुद को बड़े आधुनिक विचारधारा वाले बोलने वाले, हमारे घर में ही कोई किराए से लेने आएगा और बोलेगा हमको लिव इन में रहना है तो हम उसको मना कर देंगे। हमारी मल्टी का जो सोसाइटी है वो उनको परमिट ही नहीं करेगा। और यदि आप लोग श्योर हो, आप एक दूसरे को जानते हो, साथ रहने लायक समझते हो, तो व्हाई डोंट गेट मैरिड? यस, दिस इज द क्वेश्चन बिहाफ ऑफ सोसाइटी कि भाई आप कर लो ना, अगर आपको नहीं जमेगा तो आप डिवोर्स दे देना, बात खत्म। हमारे यहाँ सेपरेट होने की, विवाह विच्छेद की भी एक व्यवस्था है, तो क्यों ऐसे आना? तो ये समाज कहता है। लेकिन चलिए ठीक है, हम कहते हैं कानून कह रहा है कि चूंकि संविधान का अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ देता है, ऑब्वियसली बात है राइट टू लाइफ देता है, बट वो राइट टू लाइफ गरिमापूर्ण जीवन जीने का है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बड़ी चीज कही जाती है कि जो बेनिफिट लड़के और लड़कियां आज के यूथ बोलते हैं, हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं, अगर बाद में हमको डिवोर्स और इन सब चीजों में नहीं फंसना है, हम एक दूसरे से मिले, हमको एक दूसरे की कुछ बातें अच्छी लगी, लेकिन हम श्योर नहीं है कि हम इसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं कि नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हम दोनों साथ में रहें और एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की आदतों को समझें। अगर हमको लगेगा कि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, देन वी विल गेट मैरिड। और अगर हमें लगता है कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो वी विल गेट सेपरेट। इसका कोई नियम नहीं है कि आप 2 दिन साथ रहेंगे, कि 2 महीने साथ रहेंगे, कि 2 साल साथ रह के तय करेंगे। कोई तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई नियम नहीं है, बट कानून ये कहता है लंबी अवधि तक, अगर लंबी अवधि मतलब क्या? कुछ साल और आसपास के लोगों के बीच में नोन कि आप लिव इन में रह रहे हो। लिव इन के लिए बहुत जरूरी है कि आपके आसपास के लोगों को ये पता हो कि ये लिव इन कपल है, तभी आपको उन जो अधिकार या संरक्षण, कानून का जो बेनिफिट है तभी मिलेगा। अगर आप छुपा के रह रहे हो और जब कोई इन्वेस्टिगेशन टीम वहां जाती है और पता करेगी क्या ये लिव इन पार्टनर थे, तो वो मना कर देंगे कि नहीं, ये तो लिव इन पार्टनर नहीं थे, तो आपको कानून का कोई फायदा नहीं। हाँ, मतलब बहुत मुश्किल पड़ेगी, फिर मुश्किल पड़ेगी चीजों को आपको साबित करना पड़ेगा। जबकि अगर एक बार आपका विवाह हो जाता है, आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो आपको कुछ साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो समाज में उसकी स्वीकृति मिल जाती है, आपने प्रॉपर एक तरीके से मैरिज की है। मैं इसी चीजों, जो आपने बोला समाज में स्वीकृति, इसके लिए मैं एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं कपाड़िया, उनकी विवाह की परिभाषा बताना चाहूंगी। उन्होंने हिंदू विवाह की परिभाषा में एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि हिंदू विवाह जो है वो 3 उद्देश्यों के साथ होता है। उनका 3 उद्देश्य है, धर्म, रति और प्रजा। उन्होंने कहा कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि हमारे कुछ कर्तव्य, यहाँ पर धर्म का मतलब कर्तव्य से है, धर्म का मतलब किसी रिलीजन से नहीं है, कर्म से। हाँ, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों की पूर्ति जो है वो गृहस्थ आश्रम में होती है। हिंदू विवाह, हिंदू धर्म जो कहता है, मतलब यहाँ पे धर्म का मतलब है कर्तव्य से है। हम ये कहते हैं कि जो हिंदू विवाह है वो कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है। कुछ धर्म है जो कि गृहस्थ आश्रम में जाकर ही पूरे होते हैं। हम 3 ऋणों की बात करते हैं, उन 3 ऋणों से उऋण होने के लिए हमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि धर्म उसका एक उद्देश्य है। दूसरा, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें बच्चे चाहिए, प्रजा, संतति को आगे बढ़ाने के लिए हम विवाह करते हैं। और चूंकि संतति जो है वो 2, एक महिला और एक पुरुष के जो अंतर संबंध हैं, उन शारीरिक संबंधों से ही होगा, और वो शारीरिक संबंध से एक अच्छा बच्चा पैदा हो, एक स्वस्थ मानसिक और शारीरिक स्तर का बच्चा पैदा हो। इसलिए कहते हैं रति, कि आप ये जो रति भी कर रहे हो, ये क्रीड़ा भी कर रहे हो, तो एक उद्देश्य के लिए कर रहे हो। हम देखते हैं पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं के बच्चे पैदा करने के लिए मुहूर्त निकाले जाते थे, उसमें बोला जाता था कि संभोग राजा और रानी इस समय, इस काल, इस क्षण में करेंगे ताकि विद्वान और बलशाली बच्चा पैदा होगा। तो जो हिंदू विवाह है, कपाड़िया जी कहते हैं कि 3 उद्देश्यों के साथ होता है। तो जब हम देख रहे हैं, और ये केवल हिंदू विवाह की बात नहीं, हर विद्वानों ने अलग अलग बताया है। अगर हम इस्लाम में विवाह की बात करें, हम पारसियों में करें, हम ईसाई में करें, हर जगह विवाह जो है
वो एक धार्मिक संस्कार, भले ही पूर्णतया ना बोला जाए, बट कहीं ना कहीं वो संतति को और जो इस प्रकार के रिश्ते हैं, जो हमारे शारीरिक संबंध है, उन संबंधों को मान्यता प्रदान करने के लिए, रेगुलेट भी करने बिल्कुल के लिए। नियमित करने के नियमित लिए करने। और एक दूसरे के बीच में कर्तव्य बोध कराने के लिए होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर लिव इन रिलेशन क्यों हो रहा है? मुझे नहीं लग रहा है कि इन तीनों में से कोई भी चीज है, केवल रति। यहाँ पर लिव इन रिलेशन जो है वो रति को प्राथमिक उद्देश्य बना देता है। और वो बात अलग है कि उस बीच में कभी लंबी चल जाती है लिव इन रिलेशनशिप, तो उनके बीच में जो आत्मिक संबंध है, भावनात्मक संबंध है, वो प्रगाढ़ हो जाते हैं। तो वो फिर एक संतति का सोचते हैं कि चलो हम बच्चा पैदा कर लेते हैं। और बहुत सारे मेरे पास केस ऐसे आए हैं जो लिव इन में रहते हुए बच्चे पैदा हो गए हैं, उनको दोनों निभा भी रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने, मतलब बच्चे 12 साल के हो चुके हैं, 2 बच्चे हो गए, बट उन्होंने अभी अपनी लिव इन रिलेशनशिप को एज अ मैरिज रजिस्टर्ड नहीं कराया है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हो जाए कि इतने साल अगर आप साथ रह लिए तो अब आपको लिव इन में जाना ही चाहिए? देखिए, एक्चुअली कानून यही कहता है, यहीं पर कानून ये कहता है कि अगर आप लंबी अवधि तक पति पत्नी जैसे संबंधों में लिव इन में रह रहे हैं, तो उस समय जो पार्टनर्स हैं उनको वैवाहिक मान्यता के अनुसार संरक्षण प्रदान किया जाता है, मान्यता के अनुसार। बट अभी भी आप वैवाहिक नहीं हो, तो एक समझदार व्यक्ति ये करता है कि इतनी लंबी अवधि में हम साथ में रह रहे हैं तो हम अपनी मैरिज रजिस्टर करा लें, वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन मेरे पास जो 100 केस आए उनमें हम लोगों ने बोला, कुछ तो सेपरेशन में थे, कुछ रह भी रहे थे और लॉन्ग टर्म कर भी रहे थे, फिर भी वो मैरिज रजिस्टर्ड नहीं करा रहे थे। आई वाज शॉक्ड, क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो कि मैरिज रजिस्टर्ड करा लो, करा लेना चाहिए। तो लंबी अवधि के लिए हम लोग कहते भी है कि एक निश्चित निर्धारित कर दिया जाए, जैसा आप बोल रहे हैं, बट अभी ऐसा कोई भी निर्धारण नहीं है, बस वर्ड होता है लंबी अवधि तक। और उस अवधि का कोई अवधि का अभी भी टाइम फ्रेम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी प्रकार से कानूनी सपोर्ट बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई देने की कोशिश कर रहा है। वो तो केवल इतना है कि चलो ठीक है, जैसे कि अब बच्चे हैं 18-19 साल में, बाहर निकलते हैं, अट्रैक्शन होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, वो फिजिकली एक हुए बट साथ में रहे तो उनके बीच में झगड़े होने लग गए, मतभेद होने लग गए, फिर वो अपना अलग हो गया, अपनी लाइफ, एक अपने लाइफ में अलग हो गया, एक अपनी लाइफ में अलग हो गया। बहुत ज़्यादा सोसाइटी में किसी को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, वो अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ गए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। एक चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जब वहां पर मान्यता दे दी गई है, उनको एक बेनिफिट ये लगता है, ये हो जाता है उनके लिए। लेकिन यहीं पर लॉस, 2 लोग थे, दोनों अपनी मर्जी से आए, मगर उन दोनों में से एक व्यक्ति इमोशनल अटैच हो गया, दूसरा इमोशनल अटैच नहीं हुआ। दूसरा बस आपके साथ फिजिकली अटैच है और अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखिए, दोनों में से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लड़की या लड़का, बिल्कुल। हम तो बस लिव इन पार्टनर में बोल रहे हैं कि कोई एक इमोशनल हो गया और दूसरा इमोशनल नहीं हुआ। जो इमोशनल नहीं हुआ है, दैट पर्सन ऑलवेज कीप इन माइंड, मुझे बस अलग होकर अपनी शादी करना है, मुझे अपना घर बसाना है, मुझे ये करना है। और जो उसका पार्टनर है, जो इमोशनल हो गया, वो तो पूरी लाइफ आप में देख रहा है। हाँ। ऐसे में जब दूसरा व्यक्ति सेपरेट होने का डिसीजन लेता है तो पहला व्यक्ति टूट जाता है जो इमोशनल होता है, और उस दूसरे को रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता। बिल्कुल नहीं है, सिस्टम से आए नहीं थे, इकट्ठा हुए थे। सिंपल सी बात है कि लिव इन का मतलब ही यही है कि सहमति से साथ में रह रहे हैं और जब मन किया हम अलग हो गए। कोई कानूनी बाउंडेशन है ही नहीं, ना पारिवारिक, ना सामाजिक, ना कानूनी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर ऐसे में क्या होता है, डिप्रेशन, सुसाइडल अटेम्प्ट, कई बार तो सुसाइड कमिट होते ही है। क्या आपके पास ऐसे केसेस हैं जहां लोगों ने सुसाइड किया हो लिव इन रिलेशनशिप के टूटने के बाद? हाँ, मेरे पास मतलब 2 लड़कों का सुसाइड अटेम्प्ट है और लड़कियों की 7 से 8, जिसमें लिव इन में थे। और जो 2 लड़कों का है, अपने मध्य प्रदेश का ही मैं बता रही हूँ, केसेस तो बहुत होंगे बट मेरी जानकारी में जो है, अफेयर था, साथ में रह रहे थे, लड़के के पेरेंट्स ने भी बोल दिया था कि हम शादी कर देंगे, दोनों की फैमिलीज को पता चल गया था। लड़की और लड़का भी कोई छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा इंजीनियर था।
नहीं पता क्यों लड़की ने दूसरी जगह शादी कर ली और लड़के का फोन ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करी। लड़के ने, दैट पर्सन वाज द सिंगल चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट, और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। 24 साल का लड़का, फांसी लगा लिया उसने। बहुत कम उम्र का 24 साल का लड़का, क्योंकि और कॉलेज में बच्चे- ये लोग लिव इन में थे। हाँ, कॉलेज खत्म होते होते ही प्लेसमेंट और ये सारी चीजें, शादी की बातें। लड़की भी 24 की थी, लड़का भी 24 का था। लड़की को फैमिली प्रेशर, शादी जल्दी करना है, तो उसने अपनी फैमिली को चुना। क्योंकि भले ही हम लिव इन में रहते हैं, आज हमारी सोसाइटी ऐसी है जहां पर लड़का और लड़की अपनी फैमिली को ही चुनते हैं। बहुत कम जगह पर ऐसा होता है जो फैमिली से अगेंस्ट जाके शादी करते हैं। तो ठीक है, 30% फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी करते हैं, बट 70% का रेशियो आज भी फैमिली के साथ जाता है। हर बच्चा चाहता है कि पेरेंट्स और परिवार उनके साथ हो। यस। अब मैं यहाँ पे दूसरा केस बता रही हूँ जो कि अपने इंदौर का ही है। हाईली क्वालिफाइड लेडी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इतनी इंटेलेक्चुअल लेडी, एक डिलीवरी बॉय के साथ जस्ट 10th पास आउट लड़का, डिलीवरी बॉय। किस बातों में उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग आई होगी, मैं तो आज तक नहीं समझ पाई। मैं आज भी उस महिला से मिलती हूँ तो एक ही चीज बोलती हूँ कि तुम लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो। उस महिला ने उस बंदे के साथ लिव इन में रही। अब देखिए, महिला बोल रही है कि मैं लिव इन में थी, हम लोग साथ में रहते थे, पति ने मेरे कुछ ऐसे वीडियो बना लिए। अब ये मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बता रही हूँ। वो ही लड़का जिसके साथ लड़की लिव इन, बॉय, हाँ, जिसके साथ ये पढ़ी लिखी महिला साथ में रह रही थी, और उस डिलीवरी बॉय ने इनके कुछ इंटरनल वीडियोस बना लिए। गॉड। और उस वीडियो से उसको ब्लैकमेल करने लग गया कि रहना तो तुमको मेरे साथ ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं इनको वायरल कर दूंगा। क्योंकि वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा ना, उसने ये Yes. सब करवा लिया उससे। हाँ। कि कल को ऐसा नहीं हो कि ये थोड़ी समझदार होने लगे और मुझे छोड़ के जाने लगे, तो उसकी व्यवस्था मैं पहले से। आज भी वो शादी नहीं की है। फिर उसके बाद मेरे पास 3-4 साल पहले आए थे, ये बात आई थी। फिर लड़की ने शादी करी मंदिर में, बट उनका कोई रजिस्टर्ड रिकॉर्ड नहीं है, उनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है। और आज की डेट में ये स्थिति है, चूंकि महिला वेल एजुकेटेड है, मतलब बहुत, मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतनी अच्छी, इतनी स्मार्ट लेडी कैसे इस तरफ फंस गई। वो 2 मिनट की रति जो है, जो मैं आपको बोलती हूँ रति, वो जो फिजिकल अट्रैक्शन है, उस फिजिकल अट्रैक्शन ने उस महिला का पूरी लाइफ खराब कर दी। आज वो लड़ रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और डर वो एबॉर्शन, बिल्कुल वो एबॉर्शन करवा देता है। उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लड़की के मम्मी पापा ने छोड़ दिया है लड़की को। क्या लड़की के पास वापस जाने के लिए मायका नहीं है, ससुराल कुछ है ही नहीं है। जब वो बाद में रहने गई तो पता चलता है कि वो तो बस्तियों में रहते हैं। महलों की रहने वाली लड़की, कहते हैं कि कहाँ, मतलब भले ही देखिए कुछ भी कह दे कि बिना पैसे के भी प्यार होता है ये वो, लेकिन नहीं, प्यार से पेट नहीं भरता है। आपको प्यार से पेट नहीं भरता है, सुंदरता से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। खुश रहने के लिए आपको इज्जत सम्मान चाहिए। जब आपको कहीं पर इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा तो आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, टूट जाओगे और अपने ही डिसीजन पे पछताओगे। तो आज उस लेडी के साथ यही हो रहा है कि वो अपने डिसीजन पे पछता रही। लेकिन फिर भी मैं उससे पूछती हूँ कि क्यों सेपरेट नहीं हो रही हो। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस प्रकार की उसकी मजबूरी है, क्या है कि वो सेपरेट नहीं हो रही है। जैसे आपने ही बताया कि कुछ वीडियोस हैं, तो उसके लिए कानून है। कानून है। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच रहे हो तो हम आपको प्रोटेक्शन दिलाएंगे। जस्ट बिलीव अस। अगर आप हम तक पहुंचे हो, में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो विल पावर है वो इतना कमजोर हो जाता है,
आपको लगता है कि इतनी बड़ी गलती मैंने कर ली, वो गिल्ट से जब आप नहीं बस निकल पाते बस हो वही हो तो रहा है। कमजोर होते जाते हो, और ज्यादा कमजोर होके आप कहीं कुछ निर्णय भी नहीं ले पाते और स्टेप अप नहीं कर पाते। एक्चुअली यही हो रहा है उस लेडी के साथ, यही हो रहा है कि वो इतनी गिल्ट में चली गई है, इतनी गिल्ट में चली गई है कि उसने अपने पहनने ओढ़ने सारी चीजें एकदम बर्बाद कर रखी थी। जब मेरे पास आई तो जब मुझे ये पता चला कि यार इस पोस्ट पर है, मैंने सबसे पहले बोला, मैंने कहा एक तो पहली बात, तुम बस्ती से नहीं आई हो, तुम बस्ती वाले कपड़ों में और स्ट्रक्चर में नहीं आना। मेरे से मिलना है, ढंग से आओ जो एक्चुअल तुम हो। हाँ, मैंने लिटरल पहले तो मैंने उसको बूस्टअप किया। मैंने कहा बाकी सारी चीजें हटाओ, तुम्हारी कहानी में बाद में सुनूंगी, पहले तुम मेरे ये चीज को फॉलो करोगी कि तुम वेल ड्रेसअप रहोगी, जैसे पहले रहती थी उसी तरह, जैसे तुम जाती हो लोगों से जब अपने प्रोफेशनली मिलती हो ना, वैसे ही मेरे पास आना। यहाँ हम एक लर्निंग ले सकते हैं और लोगों को दे भी सकते हैं कि आपका प्यार, आपका रिश्ता, चाहे वो लिव इन में ही हो, यदि आपको मजबूती नहीं दे रहा है, यदि आपको स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है, तो वो रिश्ता सही नहीं है। क्योंकि जो हमारे प्रियजन होते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ होते हैं। जो स्ट्रेंथ नहीं है वो सही रिश्ता आपके लिए नहीं है। यदि इतनी सी बात दोनों में से कोई एक समझ जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ से निकलने या उसको डील करने या उसके साथ कैसे आगे बढ़ा जाए ये सीख जाएंगे। लेकिन क्या होता है, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों से मिलके, कि हमको सब कुछ दिखता है पर मन में कहीं छोटी सी इच्छा ये होती है कि नहीं बदल जाएगा या बदल जाएगी या चेंज हो जाएगा, नहीं फ्यूचर में अच्छा होगा, बट होता नहीं है। वो धीरे 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 चीजें और वर्स्ट होती जाती है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ये वाली फीलिंग केवल लड़कियों में होती है, लड़के ये फील नहीं करते हैं। जिस कपल की मैं बात कर रही हूँ उस कपल में यदि लड़के के साथ गलत हो रहा होता तो वो रिलेशन कैरी नहीं करता, वो वहीं पर सेपरेट हो जाता। और वो आज भी यही कर रहा है। वो लड़का अब अपने माँ के साथ रहता है, उसकी जो वाइफ है या लिव इन पार्टनर है वो सिंगल रह रही है। लड़के को उसकी फैमिली मिली हुई है और इसके पास कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए ये और ज्यादा परेशान हो रही है। और जबकि ये बहुत अच्छी स्थिति अरे में थी। बहुत अच्छी, मतलब मैं बताऊं ना, खुद ही कमा रही है, ससुराल का भी खर्चा खुद ही उठा रही है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो उसको बोला कि ससुराल का खर्चा उठाना बंद करो, ये तुम बंद करो, पहले तुम अपना पैसा अपने पास रखो। धीरे 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 हम लोग कर रहे हैं अभी तक। अब पहली बार कल वो कानूनी पहल के लिए स्टार्ट हुई, मानी है। मतलब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जबरदस्ती लोगों को कानून तक पहुंचा रही हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं पहुंचा रही हूँ। अभी मैं एक और केस बताऊंगी जिसमें हमने उनकी शादी करने के लिए शादी करवाई भी, हमारे वन स्टॉप सेंटर में ही हमने शादी करवाई। साथ ही साथ एक दूसरा कपल था जिनको हम लोगों ने बोला कि आप इतने अच्छे से रह रहे हो, 2 बच्चे हैं आपके, तो आप अपनी मैरिज रजिस्टर्ड कराओ। जहाँ पर हमें स्कोप है कि वो अच्छे से हैप्पीली मैरिड लाइफ जी सकते हैं, हम उनको वहाँ लेके जाते हैं। बट जहाँ पर ये टॉक्सिक रिलेशन इस स्थिति में है कि वो महिला किसी दिन भी सुसाइड कर सकती है। क्यों? क्योंकि उस महिला ने 4 सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए हैं, हर बार बच जाती है। तो हम उसको यही कहते हैं कि देखो भगवान बचा रहा है, तुमसे कुछ अच्छा करवाना चाहता है। तो अब ये सुसाइडल ये सब चीजें तो छोड़ो, दिमाग से ही हटा दो, अब तुम कुछ अच्छा सोचो। और लिटिल मनीषा जी, मैं आपको बताऊं कि मैं उस महिला को ना बहुत अच्छी जगह जोड़ना चाहती हूँ। मैं उसको बार बार बोलती हूँ कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। नो डाउट अब कानून तक पहुंची है, धीरे धीरे हम अपलिफ्ट करके उसको एक सिंगल आइडेंटिटी के साथ उसकी लाइफ में आगे बढ़ाने में जितना हमारा प्रयास होगा हम करेंगे। सो यहाँ एक और लर्निंग है आप सबके लिए कि यदि आप लिव इन में भी हैं और आपके पार्टनर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपको लगता है कि वो गलत हैं, आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या कर सकते हैं, या आपकी चॉइस गलत है, तो आप वन स्टॉप सेंटर आके मदद ले सकते हैं। हाँ, महिलाएं मदद ले सकती हैं। वन स्टॉप सेंटर में पुरुष के आवेदन नहीं लिए जाते हैं। तो पुरुषों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? पुरुषों की व्यवस्था देखिए मैम ऐसा है कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं अच्छा, हमारे वो वहाँ जा हाँ, सकते वो वहां जा सकते हैं। साथ ही प्राइवेटली काउंसलिंग सेंटर बहुत चल रहे हैं। प्री वेडिंग मैं यहीं पर आपको, हाँ ये बहुत अच्छी चीज है जो आपने पूछा कि पुरुष कहाँ जाएं। प्री वेडिंग काउंसलिंग सेंटर्स भी एग्जिस्टिंग होने लगे हैं, और ये मेरा रिसर्च है, मेरा मतलब मेरे 5 साल का रिसर्च है, जिसका रिजल्ट ये आया है कि आप जिसको लिव इन रिलेशन कह रहे हो, अगर आप लिव इन रिलेशन में भी हो और आपको लगता है कि हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो प्री वेडिंग काउंसलिंग पे
तरफ मूव करो, प्री वेडिंग काउंसलिंग लो। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उस पर कर रहे हैं, बहुत नॉमिनल पैसा रहता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। उनसे कांटेक्ट करिए और फिर समझिए, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे विल गाइड यू। अगर आपको लगता है कि हमको पेरेंट्स की बातें नहीं सुननी, हमको लेकिन उनके लिए तो आप न्यूट्रल हो, तो वो आपको सही गाइड करेंगे और वो क्वालिफाइड है इस चीज के लिए। तो वो आपको सही गाइड करेंगे कि आपको, आप दोनों की पर्सनालिटी आगे साथ में जाने लायक है कि नहीं है। तो आप इस तरफ जा सकते हो, लड़का भी जा सकता है, लड़की भी जा सकती है। तो भाई शादी करना है कि नहीं करना, इसके डिसीजन के लिए आप लोग लिव इन रिलेशन में एक दूसरे को देखने की बजाय अगर प्री वेडिंग काउंसलिंग तरफ जाओगे, मूव करोगे, तो ज्यादा अच्छे से एक सही डायरेक्शन आपको मिलेगा कि हाँ हमें इनके साथ आगे लाइफ बितानी है कि नहीं बितानी। और एक ऐसी स्थिति में आने से बच जाएंगे जहां से ये समझ ही ना आए कि जाएगा। तो मेरा मतलब ये मेरा रिसर्च है और मैंने अभी सबमिट भी की थी इसकी रिपोर्ट। इसकी रिपोर्ट के आधार पर अभी इस पे बहुत काम हो रहा है। यानी आप जो कहते हैं कि हम रह के देखना चाहते हैं कि हम साथ रह पाएंगे कि नहीं, बिना रहे भी आप पता कर सकते हैं कि आप साथ रह पाएंगे या नहीं और वो सही तरीका है। सही तरीका है। रह के खुद को इमोशनली हर्ट करके, अपने कुछ साल बिगाड़ के, अपने ऊपर आप कहेंगे इमोशनल अत्याचार करके, और फिर बाहर निकलने से अच्छा है कि आप प्रॉपर तरीके से पहले जानकारी ले लें और बैठ के चीज़ों को समझें और फिर शादी करें और फिर समाज में आए। बिल्कुल। अब यहीं पे जैसे मैं आपको बताऊं ना कि लोग कहते हैं कि अरे लड़कियां भी तो यूज कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, बट आज भी लड़कियां जो है ना कितनी भी इमोशनल स्ट्रांग बनने की कोशिश करें, बट इस पॉइंट पे आके दे आर वेरी इमोशनल वीक। क्योंकि हर लड़की एक के बाद एक व्यक्ति से नहीं अटैच हो सकती। ये लड़कियों के साथ ही और लड़कों के साथ भी होता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि केवल लड़कियां, लड़कों के साथ भी होता है कि 20-30% लड़कों को हटा दिया जाए तो लड़कों के साथ भी ये होता है कि फिजिकल वो तभी हो पाते हैं जब वो इमोशनल किसी से अटैच है। लड़कियों के साथ तो हम कहते हैं कि 90% लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो फिजिकल तभी होंगी जब वो इमोशनल अटैच है, अदरवाइज वो फिजिकल हंसी मजाक घूमना फिरना कुछ भी कर लें, बट जब संभोग वाली बात आती है तभी होता है जब वो इमोशनल अटैच होते हैं। अब यहाँ पे लिव इन में रहते रहते आप इतना ज्यादा इमोशनली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो चुके हो और अचानक से लड़के को कोई और बेटर ऑप्शन मिल गया, लड़की को कोई बेटर ऑप्शन मिल गया। नहीं यार ये नहीं है, बस इस हो गया, कॉलेज लाइफ खत्म, अब तो अपने को पैसे चाहिए, है ना, अब तो पैसा चाहिए, कोई सेटल्ड लड़का चाहिए जिसके साथ शादी करके मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, बढ़ गए। अब दोनों में से जो भी पार्टनर दुखी हुआ, या तो दोनों ने सहमति से सेपरेशन कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर किसी एक का बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, वो सेपरेट नहीं होना चाहता था, वो उसके पीछे कुछ नहीं करे कुछ करेगा, लड़की ने अगर मतलब उनके हिसाब से डिच करना एक दूसरे को, लिव इन में डिच जैसी कोई बात ही नहीं होती। लिव इन तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मर्जी है तो रहेंगे, नहीं हुई मर्जी चले जाएंगे। तो लिव इन में कोई डिच वाली बात नहीं। फिर भी हम दोनों की इमोशनल फीलिंग्स के आधार पर कहते हैं कि जिसने डिच किया वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया और जो रह गया, अब वो देखिए हमारा जो साइकोलॉजी होती है वो कहते हैं ना कि एक घोड़ा है, उस दो, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, दो घोड़े काम करते हैं दिमाग में। हम जिसको ज्यादा चारा दे रहे हैं वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो अब दिमाग हमारा जो है, अगर हमने खुद को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी डिटैच थ्योरी ये वो थेरेपी अपनाई और खुद को पॉजिटिवली आगे ले गए, देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर कहीं पर बदले की भावना आ गई, हमारा जो निगेटिव हॉर्स है वो पावरफुल हो गया, तो अलग होने के बाद भी जो दूसरा पार्टनर है वो आपको हैप्पी मैरिड लाइफ जीने नहीं देगा। और वो जो रिवेंज की भावना है वो उसका खुद का भी जीवन खराब करेंगे और सामने वाले का भी। मतलब यहाँ पर 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, 3 परिवार बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि शादी तो 2 परिवारों के बीच भी संबंध बने ना, एक नया व्यक्ति भी जुड़ा ना। बिल्कुल। अब एक रिवेंज लेने वाला बंदा और एक न्यूली मैरिड कपल, अब रिवेंज लेने वाला जो पार्टनर है वो इस कपल से रिवेंज ले रहा है, तो वो उनको भी खुश नहीं रहने दे रहा। उस लड़के की या उस लड़की की क्या गलती जो नया इंटर हुआ है उनके रिलेशन में, उसे तो नहीं पता है। फिर हमारी सोसाइटी में एक नई चीज है, लड़के
अगर उनकी गर्लफ्रेंड थी, फिजिकल रिलेशन थे, पत्नी को बताते हैं तो ना चाहते हुए भी पत्नी एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो पास्ट था, अब कुछ मत करना। बट लड़के, अगर लड़की ने अपना पास्ट बता दिया कि आई वॉज एंगेज्ड विद समवन, तो वो मैरिड लाइफ कभी सक्सेस हो ही नहीं पाती है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, हर इमोशनल वायलेंस चालू हो जाता है। तो तो अभी आपका लाइफ कहना है कि हमें अभी भी जेंडर सेंसिटाइजेशन पे बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। हम कहते जरूर हैं कि आजकल लड़के और लड़की बराबर हैं, लेकिन यहाँ अभी भी सोसाइटी ने वैसा सिस्टम बना के नहीं दिया है। तो अभी भी बहुत जेंडर सेंसिटाइजेशन पे काम करने की जरूरत है। जेंडर सेंसिटाइजेशन पे काम जब हम कर रहे हैं ना, तो हमें उसके साथ केवल राइट्स पे बात नहीं करनी है, कर्तव्यों हमें पे। वैल्यूज और ड्यूटीज पे बात करनी है। हाँ। हमें उनको स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बताना है Agree. कि बी इंडिपेंडेंट बट डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। चाहे वो लड़का हो बोल्ड चाहे होना लड़की। और बंड होना, यस, दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो बोल्ड होना समझ में आता है, बंड होना इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब जैसे मैं आपको कुछ दिन पहले की ही बताती हूँ, न्यूज़पेपर में घटना घटित हुई थी कि एक लड़की पब के बाहर पी के ऐसे लौट रही है। मतलब यू कांट इमेजिन। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि वो उल्टी ऐसे लेट रही है और ऐसे कर रही, उसको उसकी फ्रेंड खींच रही है चल, तो बोल रही है नहीं ऐसा नहीं करना। अब आप ये सोचो, इज इट इंडिपेंडेंस? इट इज नॉट इंडिपेंडेंस। मतलब मैं तो कहती हूँ कि लड़का भी ऐसी हरकत करे तो गलत है। गलत है। तुम किस चीज की बराबरी करने जा रही? अरे बराबरी करने का मतलब ही नहीं है, देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन मेन एंड वुमेन, नो कॉम्पिटिशन। आपकी एक खुद की आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़िए ना। आपको आइडेंटिटी चाहिए ना, आप अपनी आइडेंटिटी के लिए आइए, आप अपने राइट्स बताइए। लेकिन केवल ये बताने के लिए कि यार लड़का दारू पी रहा है तो मैं भी पीऊंगी, वो स्मोक कर रहा है तो मैं भी स्मोक करूंगी, तभी। सशक्त महिला की परिभाषा क्या? जो खुद को मजबूत करे और अपने साथ 5 को और मजबूत करे। बिल्कुल। और डिसीजन मेकिंग पावर, नॉट सच टाइप ऑफ डिसीजन। आप एक सकारात्मक किसी भी, अरे आप सशक्त हो ना, आप अपने डिसीजन लो। अब मेरे को मेरे बेटे को यहाँ पढ़ाना है, मेरे को मेरी बच्ची को यहाँ पढ़ाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे उस कार्यक्रम में जाना है, मैं ये करूंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सशक्त हूं तो मैं दारू पीऊंगी। ठीक है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, आई एम नथिंग टू से एनीथिंग टू योर डिसीजन, बट एटलीस्ट उतना मर्यादा। जैसे हम पुरुषों को कहते हैं बेवड़ा जा रहा है, क्यों अपने लिए बेवड़ी शब्द सुनना कि देखो बेवड़ी जा रही है। मतलब जो चीजें लड़कों के लिए नकारात्मक है वो लड़कियों के लिए भी नकारात्मक है, बराबर। बिल्कुल। मतलब एक चीज जो मैं आपको बता रही थी, लिव इन में बच्चे हुए। अब आपको विश्वास नहीं होगा, 2 बेटियां हैं और लड़का भी, मतलब अब तो मेरे पास जब वो केस आया था तो बड़ी लड़की 12 साल की थी, छोटी लड़की 8 साल की थी। तो अब तो 4 साल कोरोना के टाइम का केस है, तो अब तो बच्चे बड़े हो गए होंगे। लड़का जो है उसका मतलब फादर जो है, मेल पार्टनर, बच्चों की पूरी फीस जमा करता है, सब कुछ करता है। एक एज अ फादर वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, बट अब उसको उस महिला में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है ना, बीइंग अ फादर वो बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, बट वो अलग अफेयर में है। और चूंकि ये लिव इन पार्टनर थे, तो उसका जो अफेयर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की श्रेणी में भी नहीं आ रहा है, और ये कुछ नहीं कर पा रही है। अगर ये मैरिड होते तो इंडिया में हमारी मोनोगैमी है, हम एक विवाह पद्धति को मानते हैं, और कोई दूसरी शादी करी तो हम केस कर सकते हैं। अब यहाँ वो भी नहीं कर सकते, अब क्योंकि आप आपकी पहली शादी है ही नहीं, शादी है ही नहीं है, लिव इन है। और बीइंग अ फादर वो दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहा है। और कोई व्यक्ति अगर लिव इन में है और उस लिव इन के साथ ही वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकता और दूसरा लिव इन भी नहीं कर सकता। नहीं, जो लिव इन में है वो सब कुछ कर सकता है, बिकॉज उनकी शादी तो हुई नहीं है ना। ओह, लिव इन पार्टनर है, दे आर नॉट बिल्कुल। मैरिड कपल, दे आर नॉट मैरिड कपल। उनमें से कोई भी कुछ भी कर सकता है, और कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इमोशनली ब्लंडर होता रहेगा, जो होगा। बच्चे पैदा होंगे, बच्चे लीगल राइट्स रखते हैं, लिव इन। और फिर एक बात, एक बहुत अच्छी चीज आपने जो बोला कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैं अब दूसरा इसका अपोजिट बता दूं। अगर कोई मैरिड कपल है, वो मैरिड व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो किसी और के साथ यदि लिव इन में रह रहा है
तो वो एट्रोसिटी ही, मतलब वो आपका व्यभिचार ही है, वो आपका लिव इन नहीं कहलाएगा। वो कानूनन भले ही हम कहते हैं कि अब उसको क्राइम की श्रेणी से हटा दिया गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, बट वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो भी सही नहीं है। आपकी पत्नी या पति जिस थर्ड पर्सन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ खराब हो रही है, उनके खिलाफ एफआईआर कर सकती है। महिला कंपनसेशन ले सकती है लिव इन अपने पति की गर्लफ्रेंड के साथ। यदि आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं तो सबक ज़रूर सिखाइए, लेकिन उसके पहले आपको मजबूत होना होगा। और दूसरी बात, कई बार ऐसे केसेस मैंने सुने हैं कि आपका एक पार्टनर अगर गलती कर रहा है या उसने 5 साल पहले 7 साल पहले कुछ ऐसे किया है, आज हम अगर थोड़े से स्ट्रांग हो गए तो हम भी वही करते हैं उससे बदला लेने के लिए, कि पहले पता चला था कि नहीं नहीं मैडम वो उन्होंने तो 2 अफेयर किए, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो अब मैं कुछ भी करूं। सो गलत काम को करने का कोई सही तरीका नहीं होता है। और अगर किसी से रिवेंज लेने के लिए आप वो ही कर रहे हो जिसके लिए आप उनको बुरा मानते थे, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आजकल जो देखिए, अब यही बात जो आपने बोला ना, ये बहुत बड़ी बात आपने उठाई जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। जो महिलाएं हैं परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें सहती हैं, सामाजिक मान्यता के लिए सहती हैं, बच्चों के भविष्य के लिए सहती हैं, और अगर वो अर्निंग नहीं है तो पैसे की मजबूरी के लिए भी सहती हैं। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक उसमें लगी रहती हैं, थोड़ा सा बच्चे बड़े हुए फिर मौका मिल गया, चूंकि वो अपने पार्टनर से इमोशनली डिटैच हैं और उन्हें उनको कंधा मिला, वो उसमें आ गई। अब वो साथ साथ में एक पैरेलल रिलेशन में है। जिस दिन हस्बैंड को पता चलता है, हस्बैंड सीधे डिवोर्स लगा देता है। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, पति 4 संबंध भी बना रहा है, पत्नी हिम्मत नहीं कर पाती है अलग होने के लिए, मगर पत्नी ने एक गलती की और तो पति 1 मिनट नहीं लगता है उसको डिसीजन लेने में। तो आज भी हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, दिक्कत महिलाओं को ही ज्यादा झेलनी पड़ती है, लड़कियों को ही झेलनी पड़ती है। लिव इन रिलेशन का ही जो आपका आज का बहुत बड़ा विषय है, और उससे यदि बता वो दूं, होम मेकर है, यदि वो वर्किंग नहीं है तो उससे और मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब वो अलग, खैर कई जगह तो मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो ऐसे भी केस देख लिए हैं कि मतलब जो महिला है वो एक महिला के साथ रिलेशन में है, और एक तो बड़ा ऐसा केस है जिसमें जिस महिला के साथ रिलेशन में है उसी महिला के साथ उसका पति भी रिलेशन में है। ओह गॉड। अब समझ नहीं आता है कि ऐसे कैसे हो जाती है चीजें, बट होती हैं। मतलब इस तरह की परिस्थितियां भी एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चल रहा है, महिलाओं को पुरुषों की आवश्यकता ही क्या है, महिला ही रोमांस कर ले, पुरुष ही रोमांस कर ले। अभी एक बहुत, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना सोसाइटी में, तो लिव इन रिलेशन में अभी तक तो अपन अगर 2 महिलाएं एक साथ है तो हम लेस्बियन कहते थे, 2 पुरुष एक साथ है तो उनको गे कहते थे। अब वो कहते हैं कि नहीं, हम लिव इन पार्टनर हैं। ये एक्चुअली ना आपके गलत फैसलों को ढकने का एक तरीका बना बहुत लिया। अच्छा तरीका है। फिर उसके बाद देखिए एक नया चल रहा है कि भले ही आप क्यों सुना होगा आपने, है ना, क्वेयर एक बड़ी आ चुकी है लिव इन के साथ साथ में, कि हम लिव इन में थे और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं लड़की टाइप, मतलब हूँ लड़की बट लड़के वाली फीलिंग रखती हूँ, या मैं लड़का हूँ बट लड़की टाइप की फीलिंग रखता हूँ, तो मतलब मुझे अपना जेंडर भी चेंज कर लेना चाहिए। ये सब कुछ लिव इन से ऐसे उठ के आ रहे हैं कि हम क्या बताएं। एक और मेरे पास एक व्यक्ति आए थे ऐसी जेंडर चेंज करने को लेके। वो बंदा अपनी बुजुर्ग माँ को लेके आया, जिसके पेंशन से घर चलता था। ये कुछ कमाते नहीं थे, ये सपने देख रहे थे
इनको किसी ने बोल दिया था कि मैं 4-5 लाख रुपए लगा दूंगा, पर जेंडर चेंज होने के बाद मैं प्रायोरिटी पे रहूंगा, है ना। और ये जो सपने देख रहे थे कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि लोग ऐसा सोच भी कैसे लेते हैं कि जेंडर चेंज हो जाएगा ना मैम, आप देखिए कैसे लोग मेरे आसपास घूमेंगे, यूं कमा लूंगा मैं, माँ को तो ऐसे रखूंगा। और मेरे पास आने के लिए वो जो फीस उन्होंने ली थी वो माँ से ली थी। मैंने उनकी मदर को ये फीस वापस करी। मैंने बोला आज के बाद इस लड़के को कोई पैसा नहीं देना है, तुम्हें अपना जेंडर चेंज करवाना है, तुम्हें कुछ और करना है, तुम्हें जेंडर चेंज करने के बाद तुम्हें दिख रहा है कि तुम जिस तरह की चीजों की बात करो, यू डू ऑन योर ओन। उस बुजुर्ग महिला को आप कुछ देने के लिए हो। और मैंने उन माताजी को बहुत समझाया, मैंने कहा आपका ये जो पैसा है आपकी बीमारी के लिए, आपके इमरजेंसी समय के लिए रखिए। इनको अभी पता ही नहीं है ये क्या बोल रहा है, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने इनको कह दिया तू चिंता मत कर, हम तेरे लिए ये व्यवस्था। कुछ लोग लाइसेंसिंग करने तैयार हो जाते हैं, कुछ ने कह दिया मैं पैसा लगा दूंगा, मेरे को प्रायोरिटी पे रखना। तो ये जो चीजें हैं ना, सुन के ऐसे लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत सारी, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि चीजें नहीं रही होंगी, बिल्कुल रही होंगी, अचानक से तो पैदा नहीं हुई है, बट वो ढकी रही होंगी, छुपी रही होंगी, एक मोरल और एथिकल वैल्यूज की वजह से अंदर अंदर रही होंगी। तो सोसाइटी हमारी डिसऑर्गेनाइज नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो सोसाइटी ओपनली डिसऑर्गेनाइज हो रही है। विवाह है, अरे ठीक है कोई बात नहीं, तुम पसंद नहीं आ रहे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, जान लो, ठीक है तुम्हारे साथ नहीं रहना। लिव इन में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, चलो हट गए। अभी जो मैं एक केस लिव इन को और आपको बताना चाह रही थी कि लड़के लड़कियां साथ में रह रहे हैं, शादी कर लिए, मतलब शादी इन द सेंस लिव इन में रहने लग गए। पेरेंट्स जो हैं वो बोले कि नहीं करना चाहिए आपको शादी, हम आपकी शादी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा वैसा। अब आप बताइए कि पेरेंट्स को पता है कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे, ये दोनों को साथ में ही रहना है, फिर भी लड़की के पेरेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि तुम इसको छोड़ दो नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। लड़की ने केवल पेरेंट्स को दिखाने के लिए छोड़ने का नाटक किया। अब पेरेंट्स को और भरोसा चाहिए था तो पेरेंट्स ने उसकी शादी फिक्स कर दी। शादी फिक्स हो गई, उसने केवल अपने मम्मी पापा को खुश रखने के लिए कि ये जिंदा रहे, उसने शादी भी कर ली। वो अपने लिव इन पार्टनर के साथ इतनी ज्यादा अटैच थी, उसका लिव इन पार्टनर भी, देखिए कहते हैं ना जब तक कोई चीजें परमानेंट साथ में नहीं रहती हैं, जब तक खोने का डर होता है तब तक उसके लिए बड़ा इंटीमेसी रहती है। तो लड़का भी कि हाँ ठीक है तू शादी कर रही है, तो अब लड़की का कमिटमेंट अपने बॉयफ्रेंड के लिए, जो अपने लिव इन पार्टनर के लिए इतना ज्यादा था कि शादी करने के बाद भी वेडिंग नाइट में वो अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाती है, बिकॉज शी इज नॉट इमोशनली अटैच विद दिस मैरिज। वो अपने लिव इन पार्टनर के साथ ही रहती, और उसका बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आया कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर करवा दिया। ये है आपके लिव इन रिलेशन का एक और साइड इफेक्ट। अगर यही लिव इन रिलेशन को बहुत ज्यादा ओपनली माना नहीं जा रहा होता, गलत माना जाता सोसाइटी में, तो शायद वो लड़की उस लड़के के साथ लिव इन में रहने से पहले 10 बार सोचती। और अगर लिव इन में नहीं रह रही होती तो हो सकता है इतना अटैचमेंट भी नहीं होता, पेरेंट्स की बात मान के, या फिर जैसे पहले हुआ करता था कि भाग जाते हैं लोग, यार भाग जाओ शादी कर लो, भाग के शादी कर लो, बट शादी तो कर लो, शादी करो, मतलब भाग के शादी कर लो बट शादी तो कर लो। शादी इज द सिक्योर वे for any relationship. And the other thing, I think if you are in live-in, then I'm sorry to say, but don't produce babies. Yes. क्योंकि आपका मन होगा, आप दरवाजे से निकलेंगे और दूसरे दरवाजे में चले जाएंगे, बच्चों का क्या होगा? इसीलिए बच्चों के लिए कानूनी राइट दिए गए हैं कि बच्चा यदि हो गया है लिव इन में रहते हुए तो उसके फादर की प्रॉपर्टी का लीगल वारिस होगा। सी पैसा ठीक है, सामाजिक जीने के मान्यता लिए नहीं जरूरी मिलती है, सामाजिक मान्यता भी नहीं मिलती, और जो इमोशनल ब्लैंक आप फील करते हैं वो तो हमेशा ही रहता है। और बच्चा, ऐसे बच्चे पता है बहुत कम ही अपवाद स्वरूप बहुत अच्छे निकलते हैं, अदरवाइज ऐसे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो क्योंकि जाते हैं। ऑलरेडी उनको एक गिल्ट रहता है। हाँ,
अगर उनको पता है कि मेरे फादर जो हैं वो ऐसा ऐसा था, तो जब वो स्कूल जा रहे हैं, बुलिंग होती है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं पे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज एक और रहता है लिव इन में कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी जो है वो महिलाओं को लिव इन रिलेशन में रहने के लिए प्रोटेक्शन देता है। लिव इन में रह रहे हैं, अगर लंबी अवधि तक आपने लिव इन में रहे हो तो और आपके साथ वायलेंस हो रहा है, आप दूसरी शादी नहीं कर रहे हो कहीं पर, तो लिव इन पार्टनर को भी मेंटेनेंस मिलता है। और इसमें लंबी अवधि क्या है? मतलब देखिए, अभी तक तो ऐसा है कि डिसाइडेड तो नहीं है, बट फिर भी 3 से 4 साल यदि आप रहे हो और नोइंगली रहे हो, लोगों को पता है कि दे आर लिव इन पार्टनर ने ज्वाइंटली यदि कोई प्रॉपर्टी बनाई है, बाद में दे गेट सेपरेटेड, तो उस ज्वाइंटली प्रॉपर्टी में दोनों को बराबर का अधिकार रहता है। बस प्रूफ रखना चाहिए कि हमने भी पैसा लगाया है। भाई ज्वाइंट आपने अगर अपनी रजिस्ट्री करवाई है या कुछ लिया है तब तो ठीक है, अगर ज्वाइंटली रजिस्ट्री नहीं है बट पैसा दोनों ने लगाया है और अलग हो गए, तो जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी है उसी को अथॉरिटी मिलेगी। तो अगर आपके पास प्रूफ है कि आपने दिया है पैसा, तो उसमें आपका भी प्रॉपर राइट रहता है। जैस महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि महिलाएं सोचती हैं कि नहीं वो पति है, पति मतलब बड़ा आजकल लोगों को मिस बिलीफ है इस चीज का कि हम तो पति पत्नी के रिश्ते में, लिव इन को बहुत कानूनी मान्यता है, पत्नी जैसी मान्यता है। तो मैं एकदम बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी, बिल्कुल भी पत्नी जैसी मान्यता नहीं है। अगर पति है आपका और पति शांत होता है, आप मैरिड हो एंड आप विडो होते हो, तो ऑटोमेटिक कानून के अंतर्गत आपकी पति की पैतृक संपत्ति, पति की अर्जित संपत्ति में बिना कुछ बोले आपको हर चीज का अधिकार आपको मिलता है। और लिव इन पार्टनर में नहीं मिलता, लड़ना पड़ेगा, लड़ने में भी नहीं मिलेगा यदि संबंधित व्यक्ति की पहली पत्नी है तो, क्योंकि आप तो काउंट ही नहीं करते, आप तो इलीगल हो। आप इलीगल हो और लिव इन पार्टनर हो, और अगर आपके मेल पार्टनर ने कोई विल नहीं लिखी है, आपके लिए वसीयत नहीं लिखी है, तो आपको कोई कानूनी राइट नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सीखने वाली बात फिर यहाँ ये है कि आप जिसके साथ भी लिव इन में रहें वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ना, आपको कोई राइट नहीं है। अदरवाइज हम सोचते हैं हमें तो प्यार हो गया, अभी वो शादीशुदा है तो ठीक है, क्योंकि इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई मैं शादी में खुश नहीं है इसलिए ये दूसरा रिश्ता है, तो आपको कानूनन कोई अधिकार फिर कभी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते कानून के लिए। तो नहीं करते। बहुत हाई प्रोफाइल केस है, मतलब खरबपति पुरुष है, उनकी पहली पत्नी भी अच्छी, उनकी पहली शादी भी लव मैरिज, 2 बच्चे, पत्नी अच्छी थी, बच्चों को ग्रो करने के लिए उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ छोड़ दी। पति, अब देखिए वो प्रोफेशनल लाइफ छोड़ी किसके लिए? पति के और बच्चों के लिए। वो होम मेकर बन गई, ठीक है ना, जबकि दैट लेडी पर्सन वॉज द मोस्ट एम्पावर वुमेन इन दैट सिटी, नाम चलता था। बट उसने सब छोड़ दिया कि पति तो संभाल रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है। अब पति बाहर रहे, पति का अफेयर बड़े लंबे चलने लग गए, पति पत्नी के बीच में झगड़े बढ़ने लग गए, बच्चे बड़े हो गए। अभी उन दोनों के बीच में कुछ सेटलमेंट होता नहीं होता, इस बीच में पति की लाइफ में एक थर्ड यंग वुमेन आ गई। अब जो अभी तक पति का चल रहा था अफेयर, वो भी मैरिड से था। तो उसने कभी शादी की बात ही नहीं करी, तो उधर अफेयर भी चल रहा था, इधर परिवार भी चल रहा था। अब जो अफेयर स्टार्ट हुआ, दैट लेडी वॉज वेरी यंग, उसको फैमिली बनानी थी। उसने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, इफ यू वॉन्ट टू बी विथ मी देन यू हैव टू मैरी विथ मी। ओके। अब इन्होंने अपने 20-22 साल के रिलेशन को तिलांजलि देके शादी कर ली दूसरी लड़की से। हाँ, लेकिन डिवोर्स कागजों पर होता है, दिलों पर नहीं। हाँ, क्योंकि आपने कहा कि वो भी मैरिड थी, तो वो लीगल रिश्ता हुआ ही नहीं। नहीं, वो जो मैरिड थी, मतलब वो तो सेकंड अफेयर हुआ पति का ना। हाँ, अभी थर्ड अफेयर था। ये जो थर्ड अफेयर हुआ वो सिंगल लेडी के साथ हुआ। तो सिंगल लेडी ने बोला कि मैं तुमको
ऐसे फिजिकल, मतलब लेडी बहुत समझदार थी, बिल्कुल सही किया उस लेडी ने कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे फिजिकल नहीं होंगी। तुम भले ही मुझे कितना भी पसंद करो, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होंगी, मैं तुम्हारी फिजिकल डिमांड्स पूरी नहीं करूंगी। हाँ, इफ यू विल गेट मैरी विथ मी देन आई विल बी देयर फॉर यू। हैव दिस करेज। तो वो लेडी ने सीधे शब्द कहा कि तुम सोचो मजे ले लो, तो ऐसा नहीं होगा। लेडी ने डिनाई कर दिया। भैया उस बड़े खरपति को बड़ा लगा कि अरे मैंने किसी को बोला और उसने आनन फानन में अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया, उस महिला से शादी की। बट तो आनन फानन की चीजें थी ना, प्यार तो वो अपनी पत्नी को करता था। आज ये शादी भी खुश नहीं, वो शादी भी खुश नहीं, बच्चे भी खुश नहीं, सब परेशान है। सब परेशान। क्योंकि जो नई शादी आपने की उसको आप वो प्यार नहीं दे पा रहे हो। आपने तो फिजिकल अट्रैक्शन के साथ किया ना, जो भी किया अपने पैसे के दम पर, कि मेरे पास इतना पैसा कैसे कोई मुझे मना कर सकता है। इमोशनली तो आप उसी महिला के साथ जुड़े हुए थे जो नहीं, और ये गलत भी है। देखिए, आप किसी के साथ मैरिड रिश्ते में हैं, फिर आप उसी दौरान किसी के साथ लिव इन में हैं, और फिर उसी दौरान या तो आप किसी और को प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इट इज योर हैबिट, योर अ कैरेक्टरलेस वुमन और मैन, हुएवर जो भी है। तो बात ये होती है कि क्या ऐसे बहुत सारे, मतलब इतनी कहानियां हैं मनीषा जी, जैसे जैसे हम अंदर घुसते हैं ना, तो हमें जब सोसाइटी का बिल्कुल अलग सी पिक्चर दिखती है ना, तो हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या बोलें। इन रिश्तों को हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहें, इन रिश्तों को हम लिव इन रिलेशन कहें, इन रिश्तों को हम व्यभिचार कहें, इन रिश्तों को हम केवल फिजिकल संतुष्ट होने का एक टूल समझें, है क्या? मुझे तो आई डोंट नो, ऐसे किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, पर मुझे लगता है कि ये कई बार देखते हैं कि चक्कर में आप जब अट्रैक्ट होते हैं तो फिजिकल टर्म्स मैटर्स। बिल्कुल। और जैसे हम मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज में एक पूरी व्यवस्था होती है और फिजिकल टर्म उसका एक हिस्सा होता है, और यहाँ यही सब कुछ होता है। और याद रखिए, जब हम इसके तह तक जाते हैं ना, तो जैसे जैसे फिजिकल अट्रैक्शन कम होता जाता है ना, वैसे ही रिश्ते दूर होते जाते हैं। रिश्ते वही चलते हैं जहां आपका इमोशनल बॉन्डिंग है। अगर इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है तो रिश्ता रह ही नहीं पाता है। सही बात, बिल्कुल नहीं रह पाता है। अभी लिव इन में एक लड़के ने बोला कि मैडम, मतलब एक मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी उद्योगपति की पत्नी थी। मतलब ये केस तो मेरे लिए बड़ा अजीब ही था। 2 प्यारी प्यारी बेटियां, गाना गाने का बड़ा शौक, सिंगर बनने का बड़ा शौक, बॉलीवुड का चार्म, महिला को अच्छा गाना गाती थी। वो अपने से 14-15 साल छोटे लड़के से मिलती है, बाहर से आई है, इंदौर जैसे शहर में लिव इन में रहने लग गई। जैसा कि महिला ने बताया कि लड़के ने उसको ये बताया था कि वो आर्मी में मेजर है और उसकी बॉलीवुड में बहुत पहचान है, वो उसको सिंगर बनवा देगा, बट उसके लिए उसको इंदौर आना पड़ेगा। और बाद में जब वो इंदौर आती है तो उसको पता चलता है कि लड़का तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। अब वो दोनों लिव इन में रहते हैं। लड़के को तो बड़े मजे आ रहे थे, फ्री में लड़की कमा रही थी, महिला कमा रही थी, और घर का पूरा खर्चा सब कुछ लड़का ऐश कर रहा था। फाइनेंशियली, इमोशनली, खाना भी उसको बढ़िया मिल रहा है, पत्नी की तरह रह रही है, सब चीज़ें लड़के के मजे थे। 3 साल हो गए, 3 साल हो गए दोनों के बीच। अब चूंकि लड़का 14 साल छोटा है तो कॉलेज में भी उसकी गर्लफ्रेंड बनी, दोनों के बीच में अब झगड़े बढ़ने लग गए। अब लड़का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, फिर अब वो कि मेरे को कब सिंगर बनवा रहे हो, किससे मिलवा रहे हो, क्योंकि महिला भी आई, केवल उसका कोई वैसा वाला इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, उसको सिंगर बनना था। उसको सिंगर बनना था। और वो अभी भी 3 साल से वो सिंगर के लिए ही सोच रही थी, और वो बस वो समय निकालने के लिए वो जॉब कर रही थी। फिर वो मार पीट तक बात आ गई। वो लड़का इसको, चूंकि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो वो लड़का मारने लगा इसको। अब इसके बाद तो फिजिकल असॉल्ट भी इसके साथ होने लग गया। फिर इसको कहीं से वन स्टॉप सेंटर के बारे में पता चला, उसने मुझे कॉल किया कि आई नीड हेल्प।
हम लोगों ने उसको वन स्टॉप सेंटर में, आश्रय में रखा, शेल्टर दिया। इस बीच में उस लड़के को पहले तो ये बहुत डिप्रेस हो चुकी थी, बहुत सारी चीज़ें बता ही नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने उसको 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा उसकी बीपी बढ़ा, उसका इलाज करवाया हम लोगों ने। जब सेटल डाउन हुई, फिर उसने उस लड़के का नंबर दिया, हम लोगों ने उस लड़के को बुलाया, तो लड़का बोला कि मैडम मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं आऊँगा ही नहीं। तो हम लोग यही बोले, महिला भी यही चाहते थे कि तुम भाई लिव इन में तो तुम छोड़ दो हमें, बात खत्म। लेकिन चूंकि उस लड़के के लिए ये महिला जो थी वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। बिना कुछ किए फ्लैट का किराया, खाना, उसके कपड़े इतने महंगे महंगे, उसके इंदौर जैसे सिटी में उसका खर्चा 50-60 हजार रुपए महीने का वो दे रही है महिला। जब मर्जी आ रही है तब सेक्स भी कर रहा है, तो सारे एंजॉयमेंट तो महिला के साथ कर रहा है। और महिला अब सेपरेट होना चाहती है तो वो जो लड़का है वो नहीं जाने दे रहा। तो फिर हम लोगों ने फिर उसको बहुत ज्यादा, हम लोगों ने कहा कि अगर या तो तुम शादी करो, उसको हम डिवोर्स करवा रहे हैं, हम महिला का डिवोर्स करवा रहे हैं, तुम शादी करो। अगर तुमको महिला के साथ रहना है तो तुमको शादी करनी पड़ेगी, अब तुम लिव इन में नहीं रह पाओगे इसके साथ। जब उसके ऊपर ये हुआ कि अब शादी वाली बाउंडेशन आ रही थी, बोला कि मैं ठाकुर हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ, मैं वहां का वो हूँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो हमने कहा बेटा मजे सब जगह ले रहे थे, और शादी के लिए हमारे यहाँ नहीं होता है। हमने कहा क्यों, तुम्हारे पापा मम्मी को नहीं पता है कि तुम जो इतने बड़े बड़े मजे कर रहे हो उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे कॉलेज की फीस कितना भेजते हैं, और तुम जो इतने ब्रांडेड कपड़े पहन के घर जाते हो तुम्हारे घर वालों को नहीं पता है? शर्म नाम की चीज ही नहीं है। फिर उस लड़के को फिर मैंने बोला, मैंने कहा, बोलता है अरे मैडम हम चंबल के शेर हैं। मैंने कहा तुम होगे चंबल के शेर, इस बार पाला तुम्हारा शेरनी से पड़ गया है, तो अब बेटा या तो तुम उस महिला को छोड़ोगे या फिर तुम्हारे मम्मी पापा को मैं वन स्टॉप सेंटर बुला लूंगी, या तो शादी होगी या तो फिर जबरदस्ती करने में तुम जेल जाओगे। जबकि मैं आपको बता दूं, लिव इन रिलेशनशिप में जो संबंध बनते हैं, चूंकि वो सहमति से बनते हैं, तो वो आपके डोमेस्टिक वायलेंस तो हो सकते हैं बट वो रेप में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये बात लड़कियों को सुन लेना चाहिए। और आपके आसपास परिवार में, मित्रों में कहीं अगर कोई ऐसी बच्ची है तो उसको समझा देना चाहिए, क्योंकि वो टाइम तो क्या होता है ना, आप इमोशनल स्टेट में होते हो तो आप ये चीजें समझ नहीं पाते आपको, और फिर आपको लगता है अच्छा परेशान किया तो ऐसा कर दूंगी। अभी आप समझो कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कानून आपको, आप पति पत्नी के संबंध में अपनी सहमति से आए हो, जब आपके बीच में सेक्सुअल रिलेशन सहमति से बने हैं तो वहां पे रेप जैसी बात आ ही नहीं सकती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप पति पत्नी के संबंध में हो, आपके साथ वायलेंस हो रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है हमारा, उसके अंतर्गत आपको कंपनसेशन मेंटेनेंस मिल सकता है। और वैसे ये बात सही भी है। आप सोचिए ना, 1 साल तक, 2 साल तक या 6 महीने तक भी कोई जबरदस्ती फिजिकल कैसे हो सकता? नहीं होता है। मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ, अगर कोई कहे तो भी नहीं मानना चाहिए। अरे कानून और ये सब चीजें अभी इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि वो एक झटके में बातें नहीं सुनते हैं। अब कोई वकील केवल पैसा लेने के लिए लड़की को बरगला देगा कि चलो हम तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का FIR करवाते हैं। आप FIR करवा भी दोगे तो लड़के को जेल नहीं होगी, क्योंकि भाई कोर्ट जो है वो जाएगा ना कि आप लिव इन में रह रहे थे, और लिव इन का मतलब ही है कि सहमति से आप दोनों रह रहे थे। और अगर आप सहमति से रह रहे थे, लिव इन में रह रहे थे, तो शादी का झांसा कैसा? अगर सामने वाला आपके लिए कोई शादी का कमिट कर रहा है तो आप घर वालों को बताओ ना कि हम शादी करने वाले हैं। अगर घर वालों को पता है कि हाँ आप शादी करने वाले हैं और शादी करने आपने डिसाइड किया है, तब आप दोनों संबंध में आए हो, ये पब्लिकली सभी जान रहे हैं, तब कहा जा सकता है कि हाँ दोनों परिवार को पता था, इनको शादी करनी थी एक दूसरे के साथ, इसलिए परिवार की मर्जी से साथ में थे। लेकिन अगर आपने परिवार से कोई बात छुपा के रखी है, केवल आप दोनों के बीच में सहमति है, और फिर आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है। कहीं कहीं पर लड़कों के साथ भी थोड़ा गलत हो जाता है, लड़कियां रेप केस में फंसा के फिर जबरदस्ती शादी कर लेती हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते कितना चलते हैं। आप जबरदस्ती शादी कर लिए, लड़का शादी के बाद आपको छोड़ देगा, तो वही केस आपका डोमेस्टिक वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जहां इमोशंस है ही नहीं, वो रिश्ता चाहे लिव इन का हो
चाहे रेप की धमकी से डर के शादी में कन्वर्ट हुआ हो, जबरदस्ती हो ही नहीं जबरदस्ती सकती। का हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां पर लिव इन से रिलेशन स्टार्ट होता है, उसका एंड बहुत ज्यादा मुझे सकारात्मक नहीं दिखा। अगर ये वो तो- शादी में भी कन्वर्ट हुआ है तो भी बहुत कम जगह पे मुझे वो सक्सेसफुल दिखे हैं। मुश्किल से 1 या 2% रेशियो में आपको बस 1 या 2% का दूंगी। बाकी 99 98% लिव इन, हाँ, लिव इन के रिलेशन नहीं सक्सेस हुए हैं। और एक ये जो आपने बात कही कि आपको सिंगर बनना है, आपको हाँ। मॉडलिंग करना है, आपको किसी और फील्ड में जाना है, बहुत फूक फूक के कदम रखें और आपकी मेहनत आपको कहीं ले जा सकती है। कोई किसी के ऊपर आपने जिम्मेदारी दे दी कि और फिर वो आपको बेवकूफ बनाते रहे बहुत समय तक, ऐसा आप होने भी कैसे दे सकते हो? आपने जैसे बताया कि इट्स बीन 3 इयर्स, तो 3 साल तक आपको समझ में नहीं आया कि इसका कहीं कोई कनेक्ट नहीं है कुछ भी नहीं है। और वो बेवकूफ बनाते रहे, आप बनती रही। यही चीज मैंने उनको बोला। मैंने फिर मतलब हम लोगों ने उस महिला के हस्बैंड को कांटेक्ट किया कि वो गिल्ट फील कर रही है, ये वो। तो मतलब बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के कि उन्होंने बोला कि मैडम, मैं तो दूसरी शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास 2 बेटियां थी, बेटियों की जवाबदारी है, भगवान का दिया हुआ पैसा वैसा सब कुछ है। उन्होंने जब अपने बंगले की फोटो भेजी कि मैडम इस घर को वो छोड़ के गई है, और बच्चियों की फोटो भेजी जिस समय वो छोड़ के गई थी उस समय की फोटो, छोटी बेटी 1.5 साल की थी। बोले कि मैडम अब आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर पाएगा। मैं कोई रिप्लाई नहीं दे पाई। मैंने उस महिला को बताया, जबकि मैंने तुम्हारे हस्बैंड से बात की, तो बोली मैडम मत बात करिए, वो बहुत अच्छे हैं, गलतियां मेरी हैं, मैं दोबारा वहां जाके उनको और बदनाम नहीं करना चाहती हूँ। आज वो महिला इंदौर में ही जॉब कर रही है, रह रही है, सिंगल रह रही है, डिवोर्स नहीं हुआ है, अक्ल आ चुकी है, अब लिव इन में नहीं रहती है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती है, अकेली लाइफ जी रही है। क्या लाइफ बची? बड़ी देर हो गई अकल आते आते। अक्ल आते आते देर हो गई। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उस जगह ना पहुंच जाए जहां से वापस आना मुश्किल हो, मुश्किल नामुमकिन। नामुमकिन हो। हम वहां मुश्किल ना क्या, पहुंच जाए। नामुमकिन तो ही। यदि आप में से किसी ने जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं कोई गलती कर भी ली है या आपको समझ में आ गया है कि ये गलत कर लिया, तो उस गलत चीज से तुरंत बाहर निकलिए। तो यदि किसी ने अभी ये सुन के या कहीं और से बातें जान के ये एहसास हो गया है कि हम गलती पे हैं और आपको लगता है कि आप फंस गए हैं, तो भी विश्वास करिए, यदि आप निकलने के लिए प्रयास करेंगे तो कहीं कोई रास्ता जरूर मिलेगा, कहीं वन स्टॉप सेंटर मिलेगा, कहीं आपको फैमिली काउंसलिंग की कोई टीम मिल जाएगी, आप किसी प्राइवेट काउंसलर के पास जा सकते हैं, परिवार में कोई बड़े होंगे उनकी मदद ले सकते हैं, या दोस्तों में कोई ऐसे समझदार होंगे जिनसे बात कर सकते हैं। तो यदि आप कहीं ऐसे मसले में उलझ गए हैं तो निकलिए, क्योंकि रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं चलते, रिश्ते शक में नहीं चलते और ऐसे रिश्तों के साथ ज़्यादा दिन नहीं जिया जा सकता। ये आपने जो बोला इसी चीज को मैं और कंटिन्यू करूंगी कि एक 18-19 साल की बच्ची का केस था। मतलब दोनों की शादी तय हुई, लड़के और लड़की की, फैमिली की पसंद नापसंद से शादी तय हुई। अब शादी तय होने के बाद दोनों आपस में फोन में बात करने लग गए। फोन में बात करते करते दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो लड़के ने मना कर दिया कि शादी नहीं करना है मुझे। मैं इसलिए वाला केस बता रही हूँ क्योंकि आजकल क्या लगता है ना कि शादी तय हो गई है तो हम पहले एक दूसरे को जान लें, हम भले ही अरेंज मैरिज है, हम एक दूसरे से खूब बात कर लें, ये कर ले वो कर लें, इस तरह की चीजें। और लड़के भी जो उतने मतलब कहते हैं ना कि उन कुछ चीजें होती हैं कि लड़कों में इनबिल्ट होती है, मतलब उसको कोई अदरवाइज मत लीजिएगा, कुछ जेनेटिकली जो हार्मोन्स होते हैं वो लड़कों में अलग होते हैं, लड़कियों में अलग होते हैं। लड़कों में फिजिकल होने की चाह एक्स्ट्रा होती है, कुछ में नहीं होती होगी बट मैक्सिमम 80% होती है। लड़कियों में उल्टा होता है, लड़कियों में इमोशनल डिमांड ज्यादा होती है, फिजिकल बाद में आती है। लड़कियां फिजिकल डिमांड उसी से कर पाती हैं जिससे वो इमोशनल बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं। लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है, 20% लड़के होते हैं बट 80 मतलब रेशियो जस्ट अपोजिट है। अब लड़के ने कुछ इसी प्रकार की डिमांड अपने फियांसी से की, फियांसी ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूंगी ये सब चीजें,
लड़के ने शादी कैंसिल कर दी। फिर लड़की रोने लग गई और बहुत ज़्यादा कि शादी तय कर ले ये वो। फिर लड़के को मना वना लिया उसने, उसी शर्त पे लड़का माना जब वो उसके साथ गई होटल में रुकने। अब होटल में रुकने के बाद ये बहुत बड़ी बात थी, इसमें रेप केस हुआ था। मैं ये बता दूं कि इसमें लड़की की तरफ से जब रेप केस किया गया कि शादी का झांसा देके ये सब हुआ, तो उसमें जेल भी हो गई, लड़के को जेल भी हुई। तो अब लड़का ये सोच रहा था कि तो मेरी फियांसी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लड़की भी मान गई। अब वो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, अब लड़का डिमांड करने लग गया, होता गया। और फिर एक बार इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो गई, शादी टूट गई। अब चूंकि लड़की पहली बार किसी के साथ संपर्क में आई थी, वो इमोशनली अटैच थी, फिजिकली अटैच हो गई। लड़की जब शादी टूटती है, अब वो ये बात अपने मम्मी पापा को नहीं बता पा रही थी कि मेरा इसके साथ इस रिलेशन पहुंच चुका है, मैं इसके बिना। अब लड़की उसके अपने लड़के के घर के सामने जाके अपना चाकू से सब खून बहाना, सुसाइड अटेम्प्ट करना, सब कुछ हुआ। अब लड़के के परिवार वाले परेशान, क्योंकि अरेंज मैरिज थी दोनों की। हाँ, और वो कहेंगे कि भाई लड़का नहीं कर रहा, हम क्या करें। पेरेंट्स दोनों के अच्छे। अब ये लड़की घर छोड़ के भाग गई। जब भाग गई तो उसके घर जाने के लिए, उस लड़के के घर जाने के लिए भागी। ऑटो वाले जब देखे कि ये इधर बहकी बहकी बातें कर रही है, तो ऑटो वालों ने कहीं से वन स्टॉप सेंटर सुना हुआ था, आए, लेके आए। जैसे वो हमारे आए तो हमने मम्मी पापा का नाम पूछने की कोशिश की, मना कर दी, भागने लग गई। मतलब वो वन स्टॉप सेंटर से भागने लग गई कि मैं एक ऐसी जगह आ गई हूँ जहां मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा। अच्छा। उस दिन हमारे यहाँ एक लेडी हेड कांस्टेबल थी, वो स्ट्रॉन्ग वुमेन, पकड़ी, उसको 2 झापड़ मारी, क्योंकि 19 साल की लड़की थी। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों भाग रही है हमसे, कम से कम बताए तो हाँ कुछ तो हम लोग को। और ऑटो वाला एक ही लाइन बोल रहा था कि मैडम पता नहीं कहाँ जाने को बोल रही है, ना तो घर का पता बता रही है, ना कुछ बता रही है, यहाँ से वहां घुमाई पड़ी है बस। तो मेरे को लगा कि रात हो रही है, 7 बज गए, सुबह 2 बजे से लेके घूम रहा हूँ उसको, शाम को 7 बज गई है, मैं कहाँ लेके जाऊँ रात में। तो मैंने आपके यहाँ पे ला दिया। मैंने कहा नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। फिर उसको वो 2 झापड़ मारे, अंदर रखे, बैठाए, 11 बजे तक उससे पूछते रहे, वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। फिर मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा बेटा कुछ तो बोल। मैंने कहा नहीं बोलेगी कहीं। फिर वो रात भर शेल्टर में रही, उसके मम्मी पापा परेशान, ये वो। दूसरे दिन सुबह उसको मैंने फिर बोला, मैंने कहा बेटा बता दे, नहीं तो मैं तेरी फोटो लेके सारे थाने में सर्कुलेट करवा दूंगी और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा मेरे को तेरा घर ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी हर कोने कोने में है, मुझे बस तेरी फोटो लेके हर जगह दे देना। पुलिस वाले भी ढूंढ लेंगे घर वालों का, कहीं ना कहीं तेरे मम्मी पापा ने दी होगी गुमशुदगी, तुरंत पता चल जाएगा। फिर बताई सारी बातें, मतलब एकदम। और इतना रोए कपे मैडम, मैंने 7 बार उसने मेरे साथ, मतलब एक ही लाइन ले रही थी, 7 बार उसने मेरे साथ संबंध बनाए। मैडम 7 बार कैसे मना कर दिया, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैडम मैं तो नहीं गई थी, मैं तो गांव से इंदौर आई थी, मुझे नहीं पता था ये सब चीजें। मेरे मम्मी पापा ने जहाँ शादी तय करी मैं कर दी। मतलब वो गलती पे नहीं थी, लड़की गलत नहीं थी, वो मजबूरी, क्योंकि वो शादी कैंसिल कर रहा था तो वो उस बात में आ गई। फिर उसके मम्मी पापा को नहीं पता था संबंध बने थे। उसकी मम्मी पापा हम लोग को बोले, पहले हमने भी नहीं बताया उसकी मम्मी पापा को कि कहीं पता नहीं कैसे टाइप के हैं। फिर उसकी मम्मी पापा अपनी बेटी को ही भरा बुरा, अरे नहीं कर रहा है तो मत करने देना, दूसरी जगह शादी तय कर देंगे। बताइए मैडम, हम लोग भी उस लड़की को 2 दिन तक यही समझाते रहे। मैंने कहा बेटा छोड़ बातों को। फिर वो लड़की कहती है मैडम, मतलब रोने लग गई और बोली कि मैडम मैं चाहती हूँ कि उसको सजा हो। जैसे उस बच्ची ने ये बोला, हमको तो बल मिल गया, क्योंकि जब तक बच्ची खुद नहीं बोलेगी हम उसको नहीं कह सकते। नहीं कर सकते। मैंने उससे लिखित में लिया, उसका बयान रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये ना हो जाए कि मैंने जबरदस्ती उससे बयान लिखवाए हैं। मैंने रिकॉर्ड किया। फिर मैंने उसके पेरेंट्स को पहले भरोसे में लिया। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, आप क्या चाहते हो। पेरेंट्स नहीं हामी भर रहे थे, बोले मैडम बहुत बदनामी होगी, उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, बाकी बहुत अच्छे पेरेंट्स थे, लड़के की फैमिली बहुत अच्छी थी, और लड़के की फैमिली भी परेशान कि हम क्या करें। लड़के की फैमिली लड़के को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब इतना किया है तो शादी कर ले। लेकिन लड़का नहीं तो नहीं, बोला जेल चला जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, क्योंकि इस बीच में उस लड़के का किसी और से अफेयर हो गया था, जो कि इससे ज्यादा सुंदर, इंग्लिश बोलती, ये गांव की लड़की थी, वो कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़की थी। ये होता है कि लड़के अगर किसी और को पसंद कर लिए तो वो आपका कुछ भी नहीं देख रहे हैं,
ऐसा लड़कियों के साथ भी होता है, नो डाउट, कोई भी पर्सन ऐसा कर सकता है। फिर हो गया, फिर उसमें हुआ, मतलब फिर बाद में तो फिर पेरेंट्स का आपस में कॉम्प्रोमाइज हुआ और कंपनसेशन और ये सारी चीजों के बाद। बट सीखने वाली बात यह है हाँ। कि जो हमारे सीनियर्स एक लिमिट्स की बात करते थे, दायरे की बात करते थे, कुछ सिस्टम की बात करते थे, सलीके की बात करते थे, वो सही थी। यस, कुछ चीजें अपना समय देकर हों, अपने समय पर हों तो अच्छी लगती है। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी बात कि विवाह के लिए हमारे भारत में कानून है, लड़की तो 18 साल में विवाह के लिए एलिजिबल हो जाती है, बट लड़का 21 साल में होता है। तो लड़के की शादी यदि आप 21 साल के पहले करते हो तो वो बाल विवाह माना जाता है। कानूनन गलत है। दूसरी चीज, विवाह की आयु 21 साल बट लिव इन में रहने की आयु 18 साल, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। और समझ नहीं आता है कि जब एक लड़के को विवाह के लिए ही आपने लायक नहीं समझा है तो लिव इन में के लिए आप कैसे लायक समझ सकते हो? तो बहुत सारी चीजें हैं कि लड़के और लड़कियों दोनों को ये सोचना चाहिए कि लिव इन जैसे रिलेशन भले ही मतलब कानूनी मान्यता मिली है, आपकी लाइफ जो राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, उसके दायरे में आता है, बट दिस इज नॉट एथिकल, दिस इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। और जिस समाज में आपको रहना है उस समाज में यदि आपके रिश्ते को कोई मान्यता नहीं है तो आप कैसे सरवाइव कर पाओगे? और आप सोशल एनिमल हो, ना कि आप बायोलॉजिकल एनिमल हो। आप बायोलॉजिकल एनिमल नहीं हो कि कहीं पे भी पड़े रहोगे चल जाएगा। आपको सोसाइटी चाहिए, आपको कम्युनिटी चाहिए, तो ऐसे में आप इस तरह से दूर रहो, ज्यादा अच्छा। और कम्युनिटी चाहिए तो कम्युनिटी के रूल मानने होंगे, बिल्कुल फॉलो करने होंगे। और जब हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो आप ये 4-5 साल मेहनत कर लेंगे तो जिंदगी भर अच्छी निकलेगी। बिल्कुल। और ये 4-5 साल इस तरह की चीजों में लग गए तो फिर आप जिंदगी भर जिंदगी बनाते ही रह जाएंगे। एक चीज और मैं बता दूं, यहीं पर लिव इन में जो आपने कॉलेज की बात करी, मेरे पास एक केस आया था जिसमें ब्राह्मण लड़का था, SC/ST लड़की थी। लड़की जो है वो अलग हो गई, लड़का इमोशनली अटैच था। तो जब लड़का लड़की को फोर्स कर रहा था, इमोशनली फोर्स कर रहा था, लड़की ने उस ब्राह्मण लड़के के ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया। और ये लोग साथ रह रहे थे या अफेयर में थे? नहीं, ये लिव इन में थे। पूरा ग्रेजुएशन बीटेक या बी ऐसा कुछ था इनका, पूरा ग्रेजुएशन साथ में थे। और आफ्टर कंप्लीशन देयर ग्रेजुएशन लड़के का कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, लड़की का कैंपस सिलेक्शन हो गया। लड़का अपनी हायर एजुकेशन के लिए 2 साल और PG MTech ये सब सोच रहा था, प्लान कर रहा था, बट दैट गाय वॉज द इमोशनली अटैच्ड विद दैट गर्ल। तो वो लड़का बार बार ये चाह रहा था कि तुम 2 साल और वेट कर लो मेरा, मतलब वो लड़का बस इतना कह रहा था कि 2 साल वेट कर लो, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा तुमको, शादी मत करो। लेकिन लड़की को दूसरी जगह शादी करना था, बिकॉज वो उसका कैंपस सिलेक्शन हो चुका था। अब देखिए हायर पोजीशन पे जा रही थी और अच्छे अच्छे ऑप्शन हो गए लड़की के पास। तो जब लड़का फोर्स करने लग गया तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़के ने कुछ मिसबिहेव कर दिया था, लेकिन वो SC/ST एक्ट के लिए नहीं किया था, उसको रोकने के लिए। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को रोकने के लिए बोले थी बातें, लेकिन उस व्हाट्सएप चैट को उसने SC/ST एक्ट में यूज करके उसको जेल करा दी। फिर कॉम्प्रोमाइज इसी शर्त में हुआ कि ठीक है अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी, तब उस लड़की ने कॉम्प्रोमाइज किया। सेम चीज मैं दूसरी तरफ भी आपको बता दूं कि लड़कों का भी ऐसा रहता है कि हमें नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लड़कियां परेशान होती रहती हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए किसी भी प्रकार का फोर्स एक्सेप्टेबल होता ही नहीं है, नहीं होता है।
आप फोर्सफुली किसी को रिलेशन में नहीं रख सकते हो। और जहाँ जहाँ कोई एक व्यक्ति थोड़ा सा कमजोर पड़ता है या थोड़ा सा उसका मन कमजोर पड़ता है कि अब नहीं, अब ठीक नहीं लग रहा है, और वहाँ मसले शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैरिज में तो आपको पता है कि नहीं यार, देखते हैं, सोचते हैं, मम्मी क्या कहेंगी, इनके पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे भाई बहनों का क्या होगा, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं। लेकिन लिव इन में हमें लगता है कि ओके हो गया, ठीक है, निकलो, तुम बस, निकलो या मैं हाँ, निकलो। कोई भी नहीं। तो ये जो तुरंत तुरंत छोड़ने वाली जो बात है, ये किसी भी रिश्ते को लंबा नहीं होने देंगी कभी भी, यदि हम इस तरह के चक्कर में हाँ, पड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि आज साथ में कल नहीं रहेंगे। एक चीज हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए बताऊंगी स्पेशली, क्योंकि जो लड़कियों की वर्जिनिटी वाली बातें हैं ये बाहर इतना ज्यादा नहीं रहता है, बट हमारी इंडियन सोसाइटी में आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़का जब शादी करता है ना, तो भले ही उसकी 3-4 गर्लफ्रेंड रही होंगी, वो 3-4 लिव इन में रहा होगा, 4-5 बच्चों का पिता होगा बायोलॉजिकल, फिर भी जब शादी करेगा ना तो उसको वर्जिन लड़की ही चाहिए। लड़की वर्जिन ही चाहिए। फिर बहुत सारी बातें, और लड़कियां कहती हैं क्यों, जब तेरा था तो मेरा भी था, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज भी इंडियन सोसाइटी में लड़कियों की वर्जिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सही बात है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि गलत बात है। मेरा बस इतना है, एक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि लड़कियों को कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार 100 बार सोचना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है, और वर्स्ट केस सोच के फिर आगे बढ़ना चाहिए। आप यदि वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो, देन यू हैव टू गो विद दैट पर्सन। अगर आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप वीक हो, तो प्लीज बैकफुट पे आ जाओ, क्योंकि आप अपनी लाइफ को। डिप्रेशन में जाओगी, हाँ, फिर आप दूसरे प्रॉब्लम्स में बहुत जाओगी। प्रॉब्लम्स होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आप बच्चा पैदा ना होने पाए उसके लिए प्रिकॉशंस लेते हो। लड़के कंडोम यूज कर लिए तब तो गुड, बट नॉर्मली लड़के यूज नहीं करते हैं, हाँ। बिकॉज वो उसके साथ फिर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लड़कियों को बोलते हैं कि आप पिल्स लो। लड़कियां यदि पिल्स ले रही हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फर्टिलिटी पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और बाद में जब वो कंसीव करना चाहती हैं तो तब नहीं होता है। लड़कियां अगर 2-3 एबॉर्शन करा चुकी हैं और जब वो शादी के बाद फिर बच्चा चाह रही हैं, तो मे बी दे नॉट कंसीव नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसी प्रकार से लड़कों के लिए भी कुछ चीजें सामने आई हैं। लिव इन में थे या अपनी यंग एज में उन्होंने समझा ही नहीं चीजों को। एक्सेस करने के बाद उनके स्पर्म काउंट होते हैं, हाँ। जिसकी वजह से क्या कहते हैं, हमारा प्रेग्नेंट होती है, तो जो जायगोट बनने के लिए जरूरी होते हैं वो सारी चीजें फिर नहीं हो पाती हैं, तो भी दिक्कत आती है आपकी फैमिली के बाद। मतलब किसी भी चीज का एक्सेस जो होता है कोई अति सर्वत्र वर्जित। इसीलिए तो नियम बनाए हुए हैं। बस। क्यों बनाए हैं हमारे सीनियर्स ने या बुजुर्गों ने नियम? क्योंकि उन्हें पता था ये सब, उन्होंने भी जिंदगियां जी हैं, इसीलिए कुछ नियम बनाए हैं। तो सोसाइटी को चलाने के लिए अगर कुछ नियम बने हैं, उनको मान लेने में कोई बुराई कोई भी। तो मेरा ये मतलब है कि आप केवल और केवल सोशली सोच रहे हो, बट मैं आपको साइंटिफिकली भी बताना चाह रही हूँ कि किसी भी चीज को आप एक्सेस में कर रहे हो तो उसके जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता था एक सर्टेन एज पे शादी हो जानी चाहिए, एक सर्टेन एज पर बच्चे हो जाने चाहिए। आजकल लिव इन के चक्कर में होता क्या है, लड़के लड़कियां लंबी एज तक अनमैरिड रहते हैं। And they do physical relationship, they do sex, but सब कुछ कर रहे हैं, and they take the different precautions, और जो बाद में लीड करता है कि फैमिली नहीं बन पाती। बस फिर उसके बाद हो गया, वो परेशान होते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा कल्चर चल रहा है मेट्रोज में, आप देखने, हमारा इंदौर भी इस समय मेट्रो सिटी में ही है, तो यहाँ पे भी वो चीज़ें कल्चर आ गई हैं। अदरवाइज पहले मैंने तो बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे ऐसे ही देखा था, पुणे में बहुत देखा था मैंने, बट मैं अब इंदौर में भी देख रही हूँ कि ये चीज़ें आ चुकी हैं कि लड़के लड़कियाँ मतलब 32, 33, 34 के हो रहे हैं, दे डोंट वांट टू मैरी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं। they are enjoying their live in relationship, वो नहीं लेना चाहते रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहते हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसना नहीं चाहते हैं। लड़की कहेगी कि मेरे को कोई खाना नहीं बनाना, मैं शादी करूंगी मेरा करियर रुक जाएगा, जब मैं अच्छे से मुझे सब चीज मिल रही है तो क्या दिक्कत है। लड़का भी बोलेगा कि नहीं मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शादी हो जाएगी फिर वही सास बहू के झगड़े होंगे, ये होगा वो होगा, इससे अच्छा कि बढ़िया है
सब कुछ मुझे मिल रहा है, मेरी माँ भी खुश है, कोई झगड़े नहीं हो रहे हैं। पर उस समय मुझे लगता है कि ये ठीक लगता है, थोड़े समय बाद हमको समझ में आता है कि फैमिली मैटर्स। बियॉन्ड 35 फिर उनको वो चीजें समझ में आने लगती हैं कि मेरा भी बच्चा होना चाहिए, जिसको मैं अपना बच्चा बोलूं, मेरे लिए जीने के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं एक मतलब लेडी की बात कर रही हूँ, वो लिव इन में नहीं है, हस्बैंड वाइफ है, बट बच्चे नहीं है। उनके केस में ऐसा था कि उसका हस्बैंड जो था वो, हाँ, स्पर्म काउंट कहलाता है, सॉरी, हाँ ना, तो वो पहले लिव इन में था, जो भी रहा होगा। फिर जब बच्चा करना चाह रहे थे तो लड़की ने भी बोला कि करियर की बात है, कुछ दिन और कुछ दिन और, तो दोनों ने ध्यान नहीं दिया। शादी के 7 साल बाद लड़की इज अप्रॉक्स 38, लड़का 42 43। अब जब वो बेबी प्लान करने की बात आती है तो लड़के का स्पर्म काउंट ही नहीं है, आईवीएफ भी नहीं हो पा रहा है, आईवीएफ भी नहीं हो पा रहा है उसके स्पर्म से। तो ये सिचुएशन मेरी आंखों देखी है। तो मेरा ये है कि अब ऐसे में क्या हो रहा है कि वो लड़की है ना, तो उसके मन में आता है बच्चे सब, क्योंकि उनको लगता है कि यार किसी की लाइफ पे कुछ है, किसी की लाइफ पे कुछ है, बच्चे जीने का आधार होते, मेरे पास तो वो भी नहीं है। और विश्वास करिए, हम दोनों माएँ हैं, तो हम समझते हैं माता पिता होना एक बहुत खूबसूरत बात है। बहुत बहुत। और जब आप एक बच्चे को पाल लेते हैं ना, आप जिंदगी की हर लड़ाई जीतने के लायक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बच्चे को पालना अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत मेहनत का काम है। और वो समय जो होता है जब आपके पास एक छोटा सा बच्चा होता है, उससे खूबसूरत टाइम जिंदगी का कोई नहीं होता। और सबसे अच्छी बात होती है ना कि जब हम बहुत गुस्से में कहीं होते हैं और वहां पर आपका बच्चा प्यार से बोलता है, तो वो गुस्सा पता ही नहीं चलता है, वो सारी परेशानियां एक तरफ हो जाती हैं। पहले बच्चा दिखता है कि अच्छा चलो पहले छोड़ो यार, इसको बाद में देख लेंगे, पहले तो अपन ये देखते हैं। तो वो सारे बच्चे जो अभी 30s में हैं, 35 में हैं या उससे आगे, और सोच रहे हैं कि फिर देखेंगे, तो मेरा यहाँ आपसे ये निवेदन है कि यदि आप जिंदगी को सच जीना चाहते हैं तो फिर का इंतजार मत करिए, अभी एक प्यारा सा निर्णय लीजिए एंड क्रिएट अ फैमिली। और अगर आपके पास बहुत पैसा है भी या सुविधाएं भी बहुत हैं, तो भी देखिए दिन के आखिर में हमको लोग चाहिए, अपने माँ बाबा चाहिए, अपने भाई बहन चाहिए, अपने बीवी बच्चे चाहिए, अपने पति और उनका परिवार चाहिए। परिवार मैटर्स अ लॉट। तो बी सीरियस, क्रिएट अ फैमिली एंड रियल फैमिली, नो लिव इन, नो फेक फैमिली, नो झूठ, क्योंकि झूठ पे रिश्ते जो बनते हैं वो लंबे नहीं चलते, चल ही नहीं सकते। जिनकी नींव ही खराब होगी वो ऊपर आगे कैसे बढ़ेंगे? थोड़े दिन आपको लगेगा क्या बढ़िया जिंदगी है, लेकिन आगे की जिंदगी खराब हो जाए, ऐसे अभी 4 दिन अच्छे हुए तो क्या हो गया? कोई मतलब नहीं है। एक चीज और, कई बार मैंने लिव इन पार्टनर में एक दूसरे को आगे बढ़ाते भी देखा है, ऐसा भी देखा है कि एक लिव इन पार्टनर अपनी चीजों को छोड़ के दूसरे को आगे बढ़ाने में जी जान लगा देता है, क्योंकि वो ये सोचता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कि मेरा भविष्य इसी में है। तो यदि किसी ने आपके लिए पूरी जिंदगी अपनी बिता दी है तो एटलीस्ट उसको डिच मत करिए। जब आपके अच्छे दिन आए तो उसको ध्यान रखिए कि उसने आपकी विपरीत परिस्थिति में समय दिया है, साथ दिया है, अपना सब कुछ दिया है। तो क्योंकि जब आप कुछ बन जाते हैं ना, तब तो बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े होते हैं। हाँ। पर आप जब कुछ नहीं होते हैं, जब आपको पीछे बैकअप की जरूरत होती है, तो जो आपके साथ हो उसके साथ बने रहिए। उस लिव इन को फिर शादी में कन्वर्ट करिए, एक परमानेंट रिलेशन में कन्वर्ट करिए, सोशली एक्सेप्टेबल रिलेशन में कन्वर्ट करिए। और ये हम बात कर रहे हैं उन 1% या 2% मामलों की। बाकी 98 तो सक्सेसफुल है ही नहीं, एज पर योर एक्सपीरियंस। हाँ, मेरा जो रहा है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कम उम्र में जो लिव इन में आते हैं तो उनका वो फिजिकल अट्रैक्शन होता है बस। जैसे जैसे बड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी समझते हैं, दे गेट सेपरेटेड। बड़ी उम्र में जब वो लिव इन में आते हैं तो बहुत सोच समझ के आते हैं, लिमिटेड जरूरतों के लिए आते हैं। उनकी जरूरतें या तो इमोशनल होती हैं या फिजिकल होती हैं। इफ दे आर फाइनेंशियली साउंड तो वो केवल और केवल फिजिकल या इमोशनल ऐसी होती हैं जो एक सर्टेन टाइम के बाद किसी और से फुलफिल होने लगती हैं, देन दे गेट सेपरेटेड। इमोशनल अटैचमेंट काफी जो दोनों तरफ से रहे कम होता है, लेकिन हाँ होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे टाइम पे फिर जब स्ट्रांग है,
आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, तो फिर ऐसे में फिर Do जिंदगी भर- marriage. बस Do शादी, हाँ marriage. शादी करिए, ये नहीं कि वो बच्चे कर लिए साथ में ऐसे ही खुश नहीं, आप शादी करिए, उसको प्रॉपर नाम दीजिए, लिव इन से हट जाइए, शादी करिए, फैमिली बनाइए, मैरिज सबके साथ में रहिए। अलग अलग डिफरेंट कल्चर की फैमिलीज हैं तो उनको साथ में लाने की कोशिश करिए, दोनों के कल्चर को समझिए। तो ये सब चीजें हैं कि करना चाहिए। अगर आप मतलब लिव इन तो तब भी नहीं कहलाएगा कि लिव इन का एंड लिव इन नहीं है। लिव इन का एंड या तो मैरिज है, या फैमिली है, separation या सेपरेशन है, तो लिव इन एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई ऐसा केस जो आपको लगता है आप कभी नहीं भूल पाएंगे? एक तो मैंने जो बताया वो छोटे छोटे बच्चियों की मदर, एक यही कि प्यार की खोज में दो व्यक्ति खोज रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार खोज रहे हैं, बट दोनों ही लिव इन में रहे, लिव इन के बाद भी डिससेटिस्फाइड हैं। लेकिन अब चूंकि सोशल प्रेशर है, वही मैं बताना चाह रही थी कि वो लिव इन में थे तो हो सकता है वो सेपरेट हो जाते, बट चूंकि महिला ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि नहीं, फिजिकल रिलेशन तो तभी बनेंगे जब आप शादी करोगे, अदरवाइज नो फिजिकल रिलेशन। तो कम साथ से कम रहने के बाद भी हाँ मतलब ये किया जा सकता किया जा सकता है। तो उस महिला के इस स्ट्रॉन्ग डिसीजन ने आज भले ही दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं बट सेपरेट नहीं हो रहे हैं। साथ में। क्योंकि अब विवाह हो चुका है। वेरी गुड। तो मैं उस महिला को बोलती हूँ, मैंने तो बहुत अच्छा काम करी हो। कभी कोई बोलती है वो कि मैडम दुखी हूँ मैं, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फाइनेंशियल है? बोली हाँ। मैंने कहा और क्या है? बोली नहीं बाकी तो सब कुछ अच्छा है बट इमोशनली ही इज अटैच्ड विथ हिज फर्स्ट फैमिली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं ना, आप क्या कर सकते हैं, कोई व्यक्ति किसी के साथ 25 साल रहा है तो हम उसके It's not भावनाओं easy. को नहीं कह सकते कि इधर लाओ, आपको खुश रखने की कोशिश करता है। बोले हाँ। तो बोली इसीलिए मैं भी चुप रहती हूँ, क्योंकि ठीक है मेरी एक्सपेक्टेशन अलग है, उसका फुलफिलमेंट अलग है, तो चीजों को उस तरीके से। और ऐसे केस मैडम एक नहीं, ये वाले जो मैं रिलेशन बता रही हूँ ना, ऐसे केस मेरे पास कम से कम रियल मैरिज में भी कम से कम 10 मतलब 1000 से ऊपर तो केस आए होंगे, जिसमें 10-15 ने ऑफिशियली रिपोर्ट किया है, बाकियों ने केवल अनऑफिशियली बात की, डिस्कस किया और चले गए, क्योंकि वो केस नहीं करना चाहते। बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी इन द मैरिज। यस। तो ये भी हमारे लिए अलार्मिंग है कि ऐसा क्या हो रहा है परिवार के अंदर कि दोनों में से एक पार्टनर हैप्पी नहीं है। या तो कई बार जब हम अथॉरिटेटिव हो जाते हैं ना कि बीवी है कहाँ जाएगी, बस या पति है जाएगा कहाँ, तो हम उस रिश्ते को जिसके लिए हमें रोज काम करना चाहिए, क्योंकि मैरिज इज एवरीडे वर्क, बिल्कुल। फिर हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और जब हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तो हम उसके लिए प्रयास करना, मेहनत करना बंद कर देते हैं। तो जब आप किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए एफर्ट करना बंद कर देंगे, वो चला जाएगा। हाँ वही चीज है। और एक तो मैं एक केस बताना चाहूंगी लिव इन का, मतलब मैंने लाइफ में पहली बार, आप बोल रहे थे ना केस कौन सा देखा है, बहुत ही मैच्योर रिलेशन, दो मतलब बचपन के साथी, उसमें से लड़के ने तो शादी की ही नहीं, महिला के साथ वो अभी भी हैं, दे आर Together. मोर देन 50 Oh. इन एज। और मुझे नहीं पता है कि महिला के हस्बैंड को चीजें पता है कि नहीं पता है, क्योंकि महिला खुद ही डाउट में रहती है कि मेरे पति को पता है कि नहीं पता है। दोनों के बच्चे हैं, उस महिला के 2 बच्चे पति के साथ हैं, 2 बच्चे इसके साथ हैं। परेशान हो गई थी, खुद की गिल्ट में आ गई थी, वो मेरे ऑफिस आई थी, खुद ही गिल्ट में आ चुकी थी। मतलब उसको ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि उसके फ्रेंड ने शादी नहीं की, तो वो तो टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उसको थोड़ा लगने लगा। तो जब काउंसलर ने मुझे बताया, बोले मैडम ये केस आया है आपके, मैंने कहा महिला क्या चाहती है, केस लगाना? बोली नहीं। तो क्या चाहती है? बोली मैडम वो अपनी काउंसलिंग चाहती है। हाँ, कम से कम वो इस परिस्थिति में रिलैक्स होकर डील कर पाए। हाँ, तो मैंने कहा करो काउंसलिंग। फिर काउंसलिंग करते करते वो मेरे से मिलने की, उसने बोली कि आप मैडम से मिलना है। तो वो मैं जब मिली तो बहुत अच्छी महिला, मतलब एक आदर्श पत्नी के रूप में भी है वो, एक आदर्श माँ के रूप में भी है, एक आदर्श पार्टनर के रूप में भी वो है। किसी को उस महिला से कोई शिकायत नहीं है। She is dealing every relationship. रिलेशन। लेकिन अब वो ये नहीं समझ पा रही है कि अब
हमारी उम्र के इस पड़ाव में आके मैं इस संबंधित व्यक्ति को किस प्रकार से सपोर्ट कर पाऊंगी, और बच्चों को कैसे बताऊंगी बायोलॉजिकल फादर तुम्हारा ये है। वो बताना भी ठीक नहीं है और नहीं बताना भी ठीक नहीं है। फिर हम लोगों ने उसके पार्ट जो मतलब हस्बैंड नहीं, उसके जो फ्रेंड थे उनको मैंने बुलाया, तो बोले कि मैडम मेरे तो आगे पीछे यही है, अब बाकी इसके ऊपर है ये मेरे साथ क्या करेगी। मेरे ने तो घर भी छोड़ दिया, शादी भी नहीं की, मेरे बच्चे भी इसी के नाम से जाने जाते हैं, मेरे नाम से नहीं जाने जाते हैं। अब ये जैसा मेरे साथ करेगी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। मैं आज तक उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाई। मैंने उन मैडम को कहा कि मैडम जितनी मैच्योरिटी से तुमने अभी तक किया है उतनी ही मैच्योरिटी से उसका साथ दे दो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल कोई पाऊंगी। रास्ता नहीं है। मतलब कई बार हम चीजें अपने आप ही कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं और फिर एक समय बाद उसका कुछ रास्ता नहीं होता। कुछ रास्ता नहीं। तो अब लिव इन रिलेशनशिप का एक ये भी पार्ट है, ये भी लेकिन ये लिव इन में अगर कानूनी देखा जाएगा तो ये लिव इन नहीं है, क्योंकि आप मैरिड हो। हाँ, एक मैरिड पर्सन किसी और के साथ यदि रह रहा है, दैट इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, लोग सोचते हैं लिव इन तो चलता है। इसी तरह का एक केस आया था जिसमें कि पति बोला कि मैं तो लिव इन में रह रहा हूँ, लिव इन को तो सरकार ने मान्यता दी है, तो फिर हम लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन दिखाई कि अनमैरिड होना जरूरी है, इसको व्यभिचार कहते हैं, है ना, ये एडल्टरी है, ये आपका लिव इन नहीं है। तो बोले कि तो जेल तो नहीं होगी। मैंने कहा आपको जेल नहीं होगी, लेकिन जिस महिला के साथ आप रह रहे हैं उसको हो सकती है। तो इस तरीके से भी चीज़ों को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को लिव इन की डेफिनेशन नहीं पता है। सोचते हैं कि लिव इन को तो सरकार ने मान्यता दे दी है, हम किसी के साथ भी रहें वो तो लिव इन है, बट नहीं। इसमें एक और चीज निकल के आती है वंचना जी, कि हमें कुछ इनफॉर्मल ट्रेनिंग्स करना चाहिए इसके लिए, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि क्या एक छोटा सा कदम उनको कहाँ तक ले जा सकता है, इमोशनल सेटबैक तक ले जा सकता है। तो अगर यंग होते बच्चे या यंग हो जाने वाले बच्चे 18, 19, 20, 21 ये इनका एक अलग से इनफॉर्मल ट्रेनिंग हो, या फिर जो लोग सिंगल रहते हैं, आजकल बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं फिर पढ़ाई करते हैं, जॉब लग जाते हैं, सिंगल रहते हैं, उनको भी ये चीज़ समझाई जाए। और जो लोग अपने परिवार में कहीं उतने खुश नहीं है जितने उन्होंने सोचे थे, उनके लिए भी कुछ ऐसे इनफॉर्मल ट्रेनिंग्स या कोर्सेज या काउंसलिंग होने चाहिए, ताकि वो जहाँ कहीं भी है, जिस भी रिश्ते में है, उसको ढंग से डील कर पाए। यदि नहीं कर पाए तो बाहर कैसे निकलें, और बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे वो भी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसी कोई जगह नहीं, जैसे आपने बताया वन स्टॉप सेंटर है, बट बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में भी नहीं पता है कि हम जाके बात कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जितना ज़्यादा इस पॉडकास्ट को अपने परिवार के और दूसरे लोगों तक अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हम रिलेशनशिप को समझें और जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ऐसा ना कर पाएं जिससे एक परिवार खराब हो या 2 परिवार खराब हो, या ऐसा कुछ करें जिससे समाज खराब हो। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ है, अक्षर सामाजिक सेवा समिति है, एनजीओ है। उस एनजीओ ने अपनी टीम के साथ, मतलब उसने मुझे परसों नरसों ही अपना वो पूरा भेजा है, ब्रोशर वोशर भेजा है। तो वो स्कूल कॉलेज हॉस्टल जा रहे हैं और दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस इन दिस टॉपिक। ओके। उनकी एक पूरी टीम है जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं, एचआर हेड है, एमबीए पर्सनल है, एमएसडब्ल्यू है, एमएस साइकोलॉजी है, पूरी टीम है उनकी। दे आर वर्किंग ऑन इट। और वो क्या कर रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं। पहले उन्होंने फर्स्ट टारगेट बनाया है कॉलेज, जो गोइंग टू बी मैरिज वाली फैमिली में है उसमें। उसके बाद उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, को वर्किंग प्लेसेस, ऐसी हर जगह धीरे धीरे वो कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 2-3 जगह कर भी लिया है अभी सेशन। वो इस पे कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी हेल्प मांगी थी कि मैडम आप हमें थोड़ा गाइड करिए कि कैसा करेंगे। तो मैंने उनको यही बताया था, मैंने कहा पहले आप इधर टारगेट करिए और उनको बताइए कि कैसे फैमिली होती है। क्यों? क्योंकि यही बच्चे लिव इन में जा रहे हैं, यही बच्चे फैमिली अफेयर ये सब टूट रहे हैं इनकी। तो उन्होंने स्टार्ट किया ये इनिशिएटिव जो आपने बोला। तो इसी तरह से अगर अपन और सपोर्ट कर दें और अच्छी जगह पे उनको कर दें कि हाँ, अभी उन्होंने खोला है काउंसलिंग सेंटर की, नहीं मेरे को नहीं पता है, बट वो
उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि वो स्कूल कॉलेज में जाना, काउंसलिंग लेना, लोगों के कॉल लेना कि भाई कोई भी चाहे तो उसमें उनको कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। गरीब व्यक्तियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी नॉमिनल चार्ज है कि कोई भी जा सकता है, कोई भी उनसे बात कर सकता है किसी प्रकार की। इवन उन्होंने इंटीमेट काउंसलिंग, जो आफ्टर मैरिज भी रिलेशन खराब हो रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है ऐसा तो वैसी काउंसलिंग भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। सो यदि आप लोगों के पास भी ऐसी कोई संस्थाएं या ऐसे कोई लोग हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, उनके डिटेल्स कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम भी आप जो बता रही हैं इनके डिटेल्स कमेंट बॉक्स में डालेंगे और हम सब मिलके जितने ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा पाएँ, ताकि लोग रिलेशनशिप में जब पीसफुल होते हैं ना तो प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। बहुत बहुत तो ये जो पीस और पेशेंस और हैप्पीनेस हमें रिलेशनशिप में लाने की ज़रूरत है। यदि हम सब मिलकर इस पे काम करेंगे तो हम कुछ लोगों को तो उनके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में एक्सीलेंस तक पहुंचने के लायक बना देंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और बात निकलती है तो दूर तक जाती है। आज की बातचीत आप कितने दूर तक ले जाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि रिश्ता हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम प्यार करते हैं माँ पापा से, बच्चों से, अपने पत्नी से, पति से, भाई से, दोस्तों से। तो ये रिश्ते प्यारे बने रहें, खूबसूरत बने रहें, इसके लिए जो भी प्रयास हो वो किया जाना चाहिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। ऐसे ही किसी शानदार पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वंचना जी। जय भारत। जय भारत।